उसके अलावा आगे चलते हैं। टू 264 से जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर 13 है, इसमें 4 सेक्शन है। ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी पूछता भी नहीं है, मगर मुझे लगता है कि अगर कुछ ना पता हो ऐसे ना पढ़ा जाए, क्योंकि कभी पूछता नहीं, कभी पूछा नहीं गया आज तक, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। मगर 264 का मार्जिनल हेडिंग जो है, कम से कम उसे तो हम देख ही लें। इतना तो पता हो कि अगर वेइंग से रिलेटेड कोई चीज पूछ रहा है, अगर तौलने के लिए किसी चीजों के बारे में पूछ रहा है, तो वो कहां पर है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं जहां से अंदर से तो पूछेगा ही नहीं कभी, दीज आर नॉट इंपॉर्टेंट, बट कभी कभी मार्जिनल हेडिंग से पूछ लेता है किस सेक्शन में है, तो एक नजर डालना ठीक रहेगा। तो इसका 264 की मार्जिनल हेडिंग कह रही है कि फ्रॉडुलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेइंग, तौलने के लिए खोटे उपकरणों का कपटपूर्ण उपयोग। तो जो भी हमारा तौलने से रिलेटेड जो भी हम इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज कर रहे हैं, फॉल्स इंस्ट्रूमेंट जो यूज कर रहे हैं, वो हमारा 264 में है उसके लिए। तो अगर सिर्फ इतना भी अगर याद रहे, या कभी कभी जैसे ये तौलने से रिलेटेड है, जैसे राशन वगैरह की दुकानों में आपने देखा होगा कि वहां पर कम तौल दिया, या नॉर्मल तो सब दुकान तौलते हैं, वो राशन में बड़ा ही प्रेवलेंट रहता है, राशन की दुकानों में बहुत रहता है। तो ये अगर हमारे मतलब दिमाग में रहे कि ठीक है कि 264 जो है ना वो राशन वालों के लिए है, ट्रिक है, मैं तो मतलब इस तरीके से सोच के रखा हुआ है हमेशा से कि ठीक है 264 ना राशन वालों के लिए है। तो मुझे हमें ज्यादा अच्छा तौलने से रिलेटेड है, कभी अगर पूछ देगा तो मैं करूंगा। 264 में इतना ही था। 265, 6, 7 इंपॉर्टेंट नहीं है। 268 इंपॉर्टेंट है, पब्लिक न्यूसेंस। आईपीसी में पब्लिक न्यूसेंस है, और इसमें सिर्फ इतना ही पूछता है कि पब्लिक न्यूसेंस किस में, अगर पूछ रहा है 268 में, जैसे ये हो गया। तो एक बार इसकी रीडिंग कर लेते हैं, अगर इसमें कुछ निकल कर आता है तो। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस who does any act or is guilty of an illegal omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwells or occupy property in the vicinity, or which must necessarily cause injury, obstruction, danger or annoyance to person who may have occasion to use that public right. तो ओवरऑल बात यह है कि इसमें मतलब कि अगर आप किसी भी विसिनिटी में, किसी भी एक इलाके में, क्षेत्र में कुछ ऐसा कर रहे हो, इलीगल ओमिशन, कोई ऐसा एक्ट कर रहे हो जिसकी वजह से किसी को इंजरी हो रही है, डेंजर हो रहा है, अनोइंस हो रही है पब्लिक को एट लार्ज को, या किसी को अपना पब्लिक राइट यूज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो पब्लिक न्यूसेंस का गिल्टी माना जाएगा। ठीक है, तो ये 268 में सिर्फ इतना ही अगर पूछेगा भी तो इतना ही पूछेगा कि पब्लिक न्यूसेंस किस में है 268 में। अच्छा, 268 में तो पब्लिक न्यूसेंस है, उसके बाद 269, 270, 271, 274, 275 से लेके ये जो पूरा चलता है 288 तक, और ये 291 तक, ये इसी चीज से रिलेटेड है। तो इसमें वैसे तो अब देखो, इसमें कभी अंदर से तो कुछ नहीं पूछता है, मगर एक दो सेक्शन जैसे ऐसा है 271 इसका अगर देखा जाए, एक 271 देखोगे आप, डिसओबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल। तो अगर मतलब बोलने के लिए बोल दिया कि क्वारंटाइन में रहना है, ये करना है, वो करना है, तो अगर आप उसे डिसोबियंस करते हो तो उसकी सजा 6 महीने के। 271 में हो सकता है कि अभी बड़ा चल रहा है तो हो सकता है ये 271 पूछ दे कि क्वारंटाइन रूल किस सेक्शन में दिया हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है ना, ये मेरे हिसाब से इस बार बनना चाहिए, क्योंकि 2 साल से हम लोग खुद सब लोग क्वारंटाइन में घूम रहे हैं, और ये 271 में है तो हमारे लिए बना सकता है वो। जैसे एक 274 है इसी का, इन सब की मार्जिनल हेडिंग पता होनी चाहिए। टू 274 है, ये अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स है। ठीक है ना, ये मतलब कि ड्रग्स वगैरह का जो उसमें मिलावट कह लीजिए आप, तो इतना ही सिर्फ पता होना चाहिए कि ड्रग्स का अडल्ट्रेशन किस में है, 274 में है। पीटी पर्पज से सिर्फ इतना पता होना ही काफी है। और आप अपने साथ ना हाइलाइटर वगैरह रखिए अपने, उसमें एक पेन साथ में हो तो उसे टिक करते चलिए कि कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं हमें,
किस किस पर नजर डालनी है। तो ये इसमें सेक्शन ये ऐसे ही है। जैसे 278 है, अगर आप इसे देखोगे, इनके मार्जिनल हेडिंग देखते चलिए आप। जैसे है कि मेकिंग एटमोस्फेयर नॉक्सियस टू हेल्थ, अगर कोई एटमोस्फेयर को नॉक्सियस कर रहा है हेल्थ के लिए तो 278 में। तो अगर यहां से मतलब ये जो एरिया है 268 से लेकर न्यूसेंस और इन सब चीजों से रिलेटेड जो एरिया है, यहां से जो क्वेश्चन बनाएगा वो 100% के मार्जिनल हेडिंग से ही क्वेश्चन बनाता है। ठीक है ना। जैसे अब मान लीजिए 279 तो बहुत आप पढ़ते भी होगे, बड़ा ही फेमस भी है कि रैश ड्राइविंग वगैरह जो है वो किस में है, वो 279 में है। ठीक है ना। तो रैश ड्राइविंग इसमें आ गई आपकी, ये आपने पढ़ लिया। इसमें फिर आगे तो इंपॉर्टेंट नहीं है। एक 290 सेक्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 290 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अगर आप 290 को देखेंगे तो ये पनिशमेंट दे रहा है, पनिशमेंट फॉर पब्लिक न्यूसेंस इन केस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड। तो जो रेसिडरी हो गया ये आपका सेक्शन है ना, मतलब किसी और कोई कहीं नहीं है तो उसका कहां पर होगा। तो यहाँ पे लगा whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this code shall be punishable with fine or which may extend to 200 rupees। तो आपको ये है कि जो कहीं नहीं है उसके लिए 200 रुपए का फाइन है। तो हो सकता है ये पूछ दे कि जनरल न्यूसेंस जो है या जिसका कहीं भी अगर मेंशन नहीं है वो न्यूसेंस कहां पर पनिशेबल है। तो आपको ये सेक्शन आप इसे 268 के साथ ही पढ़ लीजिए कि 268 है और 290 में आपने रेसिडरी कर रखा है ना। तो 290 थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद आता है 292। 292 इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट इन द सेंस इंपॉर्टेंट क्या है कि ये ऑप्शन के बारे में अगर पूछता है, यहां से भी पूछता है तो कुछ भी ऑप्शन, कुछ बुक्स हैं कुछ है तो उनको सेल से रिलेटेड कहां पर है ये पूछ लेता है। कभी कभी इसकी पनिशमेंट भी पूछ लेता है। तो वैसे तो इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा खास। जैसे एक बार फिर भी इसकी हल्की सी एक रीडिंग ले तो इसमें लिखा फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 2 अ बुक, पेम्पलेट, पेपर, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, रिप्रेजेंट फिगर, एनी अदर ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो, शैल बी डीम्ड टू बी ऑप्शन इफ इट इज लेसिवियस और अपील्स टू द प्योरिएंट इंटरेस्ट और इफ इट्स इफेक्ट और where it comprise two or more distinct items, the effect of any one of its item is if taken as a whole such as to tend to deprave a corrupt person who are likely having regard to all relevant circumstances to read, see or hear the matter contained or embodied in it। तो ओवरऑल मैटर ये है कि कोई भी चीज कुछ भी चीज हो सकती है उसमें से, बुक, पैम्पलेट, पेपर, कुछ भी हो सकता है जो ऑप्शन है, जो इसमें जो वर्ड यूज किया है वो लेसिवियस वर्ड यूज किया है, जो अगर इस तरीके की अपील करता है तो वो इसे ऑप्शन माना गया है। अच्छा, पीटी में जो पूछते हैं तो उसमें तो एक तो ये पूछते हैं कि इसकी पनिशमेंट कितनी है। तो इसकी जो पनिशमेंट दी है वो पहली बार में 2 ईयर की दी हुई है। ठीक है। और सब्सिक्वेंट में जो दी है वो 5 ईयर की दी है। ठीक है। तो जो इसमें एक तो ये कि ऑप्शन बुक्स वगैरह से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो 292 में है, और उसमें जो पनिशमेंट है वो 2 साल की और 5 साल की है। पहली बार है 2 साल, दूसरी बार है 5 साल। इससे कभी नहीं पूछता। क्वेश्चन अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट इससे 292 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बनता है एक्चुअल में वो 293 294 से बनता है। जो क्वेश्चन ज्यादातर बनता है कि एक तो यंग पर्सन को अगर आपने कुछ, वो तो जनरल था 292 में, अगर यंग पर्सन को आपने कुछ ऑप्शन चीज बेची है या कुछ किया है तो वो कहां पर दिया है, वो 293 में दिया है। और वो यंग पर्सन का मीन्स क्या है? यंग पर्सन का मीन्स है बिलो 20 ईयर। यंग पर्सन का मतलब है 20 साल से कम। ठीक है ना। ये कि यहां से जो क्वेश्चन बनता है वो यहां से बनता है, और इसमें जो है सजा आपकी बढ़ के 3 ईयर की हो जाती है इसीलिए। ठीक है। फर्स्ट उसमें, सब्सिक्वेंट में कन्विक्शन में वही 7 साल चली जाती है, 3 to 7। ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि यंग पर्सन का भी वो ऐसे पूछ लेते, ऑप्शन अगर मान लीजिए कि अगर
19 साल के बच्चे को कुछ बेचा है, प्रॉब्लम बेस्ड बना देगा, 19 साल के बच्चे को कुछ बेचा है तो उसको कितने साल की सजा होगी ऐसे पूछ देगा आपको। तो आप बता दो 3 साल की सजा होगी, सब्सिक्वेंट में अगर पूछा तो 7 साल की सजा होगी, क्योंकि यंग पर्सन से नीचे आ गया, यंग पर्सन में आ गया वो। तो 293 से बनता है एक क्वेश्चन, ये अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता भी है। एक 294 है, तो इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें सॉन्ग और कुछ ऐसा आप ऑप्शन कुछ भी एक्ट कर रहे हो पब्लिक में, कुछ गाना वाना आपने गा दिया, तो इसमें तो आप मैंने तो ये ऐसे याद करा हुआ है कि हनी सिंह से मैंने याद कर रखा था, हनी सिंह का एक गाना आया था बड़ा, वो एक गाना ऑप्शन था, उस पर काफी कंट्रोवर्सी हो गई थी, तो मैंने तो 294 को जब भी याद किया हनी सिंह से याद किया कि हनी सिंह ने गाना गाया था 294 उससे रिलेटेड है, तो याद रहता है मेरे को। ऐसे आप भी अपने जैसे मर्जी आप कोई ट्रिक अगर जैसे बना सके 294 में, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना आपको। वो जब भी पूछेगा तो यही पूछेगा पब्लिक में अगर आपने कोई ऑप्शन एक्ट कर दिया या मतलब कोई रिसाइड कर दिया, गाना वाना गा दिया, तो उसके लिए क्या है, उसका पनिशमेंट कहां पर है या उसका प्रोविजन कहां पर है। 294 में 3 महीने की सजा है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं चैप्टर 15 पे, 295। अब देखो 295 से 298 तक पूछता तो नहीं है कभी, मगर इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन कहीं कहीं एग्जाम में बने भी हैं मगर फिर भी हमें सारे जितने भी 4-5 सेक्शन है एक बार इसकी मार्जिनल हेडिंग तो देखनी चाहिए कि आखिर किस सेक्शन में क्या है, क्योंकि कुछ कुछ सेक्शन तो ऐसे लगते हैं जैसे एक दूसरे जैसे 295 और 295A कभी कभी एक जैसे लगता है। एक तो इसका जो मुझे खैर मुझे तो सारे इंपॉर्टेंट लगता है, मैं एक बार सारे ही हम लोग पढ़ लेते हैं ना, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं, एक बार पढ़ते हैं 295 पढ़ते हैं। इसकी मार्जिनल हेडिंग कह रही है इंजरिंग और डिफाइलिंग प्लेस ऑफ वर्शिप विद इंटेंट टू इंसल्ट द रिलीजन ऑफ एनी क्लास। तो यह कि उसके वर्शिप के प्लेस को आप तोड़ फोड़ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो जिससे कि उसके किसी भी क्लास के रिलीजन को आप क्या कर रहे हो, इंसल्ट कर रहे हो इस इंटेंट से, तो उसका 295 में है। 295 से 298 सब कुछ रिलीजन से रिलेटेड ही है लगभग। अब इसमें क्या कह रहा है कि whoever destroy, damage और defiles any place of worship, तो कोई भी डिस्ट्रॉय करता, डैमेज करता, किसी मंदिर की मूर्ति तोड़ दी, कुछ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, और any object held sacred by any class of person with the intention of thereby insulting the religion of any class of person or with the knowledge that any class of person is likely to consider such destruction, damage or defilement as an insult to their religion, उसे उस इंटेंशन कर रहा है कि उनकी रिलीजन की इंसल्ट होगी अगर ऐसा कुछ करता है, मंदिर में आकर तोड़ फोड़ करता है, किसी की मूर्ति तोड़ दी, लात मार दी, कुछ भी कर दिया ऐसा, जो भी कोई एक रिलीजियस कम्युनिटी उसे मानती है कि इंसल्ट है, तो क्या होगा, 2 साल की सजा। 295 2 ईयर। ठीक है ना। तो हमें मंदिर में तोड़फोड़, मस्जिद में तोड़फोड़, किसी के भी रिलीजियस प्लेस पे कोई भी हरकत ऐसी नहीं करने से इंसल्ट हो। 295 में बुक हो जाएंगे आप। और 295 ए कहता है कि आप कोई ऐसी मान लीजिए कोई आपने ऐसी बात कही, यहां तो आप क्या कर रहे थे, उस प्लेस पे जाके कर रहे थे। 295 में आप प्लेस पे नहीं जाओगे, एक बार से भी पढ़ लेते हैं, मेन बॉडी पढ़ते हैं। वेन एवर whoever विद डेलिबरेट जानबूझ के एंड मेलिशियस इंटेंशन के साथ ऑफ आउटरेजिंग द रिलीजियस फीलिंग्स ऑफ एनी क्लास ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्ड ईदर स्पोकन और रिटन or by sign or by visible representation or otherwise insult or attempt to insult the religion or the religious belief of that class। तो ये 295 में आपको प्लेस पे जाना पड़ रहा था, ठीक है, आपको किसी के रिलीजियस प्लेस पे जाना पड़ रहा था। 295 ए में आप कुछ कह रहे हो, कह के, करके, एक्ट के थ्रू, उसके थ्रू आप रिलीजियस फीलिंग को आप उसको इंसल्ट कर रहे हो, तो आपको 3 ईयर का है। जैसे इसमें अगर आपको पता हो एक अकबरुद्दीन होते थे, अकबरुद्दीन होते थे एक, इनकी एक स्पीच बड़ी फेमस हुई थी, हैदराबाद से थे ये, तो मैंने तो अपने सेक्शन के आगे अपने बेयर एक्ट में वहीं पर लिख लिया अकबरुद्दीन, तो उससे याद रहेगा मुझे कि अच्छा 295 ए किसी की फीलिंग को, अगर आप रिलीजियस कम्युनिटी किसी की फीलिंग को हर्ट करते हो कह के, तो ये उससे रिलेटेड है। 295 में आप जा रहे हो प्लेस पर और यहां पर आप कह के कर रहे हो,
बहुत माइन्यूट सा फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। 295 295A 296 कह रहा है रिलीजियस असेंबली को आप डिस्टर्ब कर रहे हो। मान लीजिए कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई पूजा कर रहा है, कोई अपना रिलीजियस प्रोसेशन निकाल रहा है, जुलूस निकाल रहा है रिलीजियस, आप उसमें डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उसकी सजा 296 में है। तो एक सीक्वेंस बना लीजिए कि पहले मान लीजिए कोई मंदिर मस्जिद में जाके कुछ कर रहा है, फिर उसके बाद वो बोल के कर रहा है, और फिर उसके बाद क्या कर रहा है, बहुत असेंबली जो उसी को डिस्टर्ब कर दिया उसने। तो 296 देख लेते हैं कि whoever voluntarily causes disturbance to any assembly lawfully engaged in the performance of religious worship और religious ceremonies, तो फिर अगर आपको क्या होगा, 1 ईयर की पनिशमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 297 देख लेते हैं। 297 क्या कहता है, ट्रेस पास कर रहे हैं आप बरियल प्लेस पे। तो मान लीजिए अगर कोई कब्रिस्तान में जा रहा है, कोई ऐसे शमशान में जा रहा है, उस पर ट्रेस पास हो रहा है, 297 में बुक हो जाएगा। इसके लिए इतना ही बहुत है बस। इनकी मार्जिनल हेडिंग भी अगर आपको पता रहे, आपके दिमाग में कहीं रहे, तो भी आपके पीटी पर्पज से काफी है, और मेंस में तो कभी यहां से कुछ बनता ही नहीं है। ठीक है, तो ये पीटी के लिए सिर्फ आपको देख के चलना है कि ठीक है जी 297 में क्या है कि बरील प्लेस का ट्रेस पास है, 296 में क्या है कि असेंबली को आप डिस्टर्ब कर रहे हो, 295 में क्या मंदिर मस्जिद में आके कुछ तोड़फोड़ कर रहे हो, 295A में क्या है कि आप कुछ कह के कर रहे हो। समझ रहे हो, इतना इतना सिर्फ अगर ऐसे भी याद रहे आपको, तो भी आपका काम हो जाएगा, आपका पीटी नहीं रुकेगा। और 298 जो लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का, चैप्टर 15 का, वो कहता है कि अटरिंग वर्ड्स एक्सेट्रा विद डेलिबरेट इंटेंट टू वूंड रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन। तो किसी पर्सन की आप कुछ ऐसा उसे बोल के, whoever with the deliberate intention of wounding the religious feeling of any person utter any word or makes any sound in the hearing of the other person। तो ये पर्टिकुलर आप मतलब किसी व्यक्ति से आप कह रहे हो, उसके सामने क्या रहे, तेरा तो ये तेरा तो वो, अगर आप ऐसा कुछ उसे बोल के कर रहे हो, तो वो 298 में बुक हो जाएगा। ठीक है ना, उस पर चार्ज जो लगेगा 298 का लगेगा, और इसके लिए भी पनिशमेंट क्या, 1 ईयर। ये 5 सेक्शन है, तो 295 296 297 298। अब ये हमने 298 तक कंप्लीट कर लिया, और इसके बाद क्या है, क्या हम एक और रिवीजन कर लेते हैं। 106 से लेके हमने लगभग ये जो 200 सेक्शंस का लगभग कंप्लीट किया है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कहां से कहां तक क्या आ रहा है, और रिवीजन का तरीका जो रहेगा वो वही रहेगा जो मैंने कल बताया था कि क्विक रिवीजन होनी चाहिए, ऑन योर फिंगर टिप्स होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ा है। जब भी पढ़ो, पढ़ना तो इंपॉर्टेंट है ही, सभी पढ़ते भी एग्जाम के लिए, हर बच्चा ही तैयारी कर रहा होगा, जो भी जुडिशरी का एग्जाम देने आएगा वो तैयारी कर कर ही आएगा। आपका एज क्या है उस बच्चे पे, क्योंकि कंपटीशन है ये, और कंपटीशन में एज तब मिलेगा आपको जब आपको फिंगर टिप्स पे सेक्शंस, उनका कंटेंट जो जो इंपॉर्टेंट है आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। और फिंगर टिप्स लाने का तरीका कल भी बताया था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं। एक मान लीजिए आपने 1 to 100 तक पढ़ लिया, फिर 1 to 100 तक रिवाइज करिए। और रिवाइज का तो पूरा सेक्शन थोड़ा ना रिवाइज करना है कि अरे 6 घंटे में तो पढ़ा था और 6 घंटे में रिवाइज होगा। 5 मिनट लगेंगे, डायरेक्ट बंद कर देना है, इसमें क्या था, उसमें क्या था, इसमें क्या था, उसमें क्या था, ये करते हुए चलना है। और जहां पर आपको अटक रहे हो, जो याद नहीं आ रहा सेक्शन, वो लिख लो कि अच्छा ठीक है मैं 135 भूल रहा हूँ, अच्छा 268 भूल रहा हूँ, तो वो लिखते चले गए। 2 4 6 सेक्शन ऐसे होते हैं जो आप भूल रहे होते हैं बीच में, बाकी तो लगभग आपको याद हो रहे होते हैं। और जो भूल रहे हो उसे दोबारा देख लो, और जब आप दोबारा देख लोगे तो क्या होगा कि आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि ठीक है ये चीज मैं भूल रहा था, तो एक्सेप्ट कर लेगा आपका माइंड कि अब नहीं भूलूंगा इसको। आपको अपने माइंड को बताना कि मुझे ये सब कुछ याद है। ठीक है ना, तो एक बार 107 से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। चलिए आइए, तो 107 में हमने क्या पढ़ा था, अबेटमेंट पढ़ा था। अबेटमेंट में हमने मेन चीज जो पढ़ी थी, जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट था, कि 3 तरीके से अबेटमेंट था, इंस्टिगेशन से था, कॉन्स्पिरेसी से था, और इंटेंशनल एड से था। ठीक है ना, 3 चीजें थी, और उसमें हमने तो एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली थी। एक में ये था कि आप अगर कोई एक्टिव कैंसिलमेंट वगैरह कर रहे हो तो वो भी माना जाएगा, इंस्टिगेट कर रहे हो। और एड में ये था कि आपने फैसिलिटेट वगैरह किया तो एड हो गया। उसमें हमने क्या एग्जाम्पल ही पढ़ लिया था, अगर आपको याद हो तो एग्जाम्पल आपके दिमाग में होना चाहिए। तो उसने उस पुलिस ऑफिसर को बोल दिया कि यही कन्विंस कर दिया कि सी ही जेड है, तो पुलिस वाले ने सी को ही पकड़ लिया। ठीक है जी, तो 107 खत्म हो गया। 108 में क्या था कि उसने एक्सप्लेनेशन दी थी कि 5 तरीके का अबेटमेंट मतलब के हो सकता है।
कोई अबेटमेंट का ऑफेंस कब कब बन सकता है। तो क्या क्या था, तो एक तो उसमें यह था कि कोई जरूरी नहीं है कि जो अबेट कर रहा है वो लीगली बाउंड हो ही हो। दूसरा क्या था, कोई नहीं उसका रिक्विजिट इफेक्ट जो है जिसने अबेट किया है वो हो ही हो, वो एक्ट कंप्लीट हो, ये कोई जरूरी नहीं है। तीसरा क्या था, सेम इंटेंशन सेम नॉलेज हो, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जिसे अबेट किया गया उसकी इंटेंशन नॉलेज कुछ और हो, वो कैपेबल हो भी ना हो, आप कैपेबल हो। ठीक है ना। एक था कि आप ऑफेंस जो अबेटमेंट का ऑफेंस है उसके ऑफेंस को अबेट करने को भी अबेटमेंट माना जाएगा। और पांचवा क्या था कि जनरल अबेटमेंट की बात है कि कोई जरूरी नहीं है कि लोग जिसे अबेट किया जा रहा है वो जानता ही हो कि अबेटर कौन है। ठीक है ना। ये 5 एक्सप्रेशन थी, एज सिंपल एज दैट। फिर हमने उसका 108 है ये पढ़ा था, उसमें एग्जाम्पल जो वर्ल्ड फेमस है जो हमेशा पूछता है वो कि इंडिया के एक आदमी ने बोला गोवा के एक व्यक्ति को कि आप जाके गोवा में मर्डर कर दो, तो वो भी अबेटमेंट है। ठीक है ना। अब हमने पढ़ा था तो उसका 109 114 107 एक साथ पढ़ा था, 115 116 एक साथ पढ़ा था। 109 114 क्या है कि अगर कमिट हो जाता है, आपने अबेट किया और उसके कॉन्सिक्वेंस में अबेट हो गया, तो कैसे होगा। तो 109 में ये था कि आपने वेट किया और वो हो गया, तो आपको उसी मतलब के जो ऑफेंस हुआ है उसके वहीं से आपको पनिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। और 114 कहता है क्योंकि आप प्रेजेंट थे वहां पर, तो आपने उसमें आपने प्रेजेंट होके वो अबेटमेंट करा, तो फिर आपको वही उसी ऑफेंस के लिए अलाइबल मान लिया जाएगा जो ऑफेंस हुआ है, दो आपने वो नहीं किया। और 115 116 क्या कहता है, 115 कहता है कि डेथ और लाइफ इम्प्रिजमेंट वाले केस में अगर मान लीजिए कमिट नहीं होता है तो क्या होगा, आपको 7 साल की सजा है। ठीक है ना। और अगर आपने हर्ट कर दिया वो करते हो तो 14 साल की सजा हो जाती है। और 116 कहता है कि बाकी के केसेस में इसके अलावा 1/4 की सजा होगी, और अगर उसमें पब्लिक सर्वेंट इंक्लूड कहीं से हो जाता है, इन्वॉल्व हो जाता है, तो आपको 1/2 की सजा हो जाएगी। 115 116 हमने साथ पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, 111 हमने पढ़ा था। 111 में क्या था, आप एक्ट कुछ और कह रहे थे, वो एक्ट कुछ और कर रहा था। ठीक है ना। हमें यही याद रखना है 111 में कि हम कह कुछ रहे थे और करा कुछ गया, और हमें बस उसके बाद याद रखना प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जो उसने कहा, जो उसने इंस्टिगेट किया, क्या उसका प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वो था कि नहीं था। ठीक है ना। उसका 113 क्या था, इफेक्ट। हमने कहा कुछ और उसने करा वही अवेटेड पर्सन ने, मगर क्या उसका इफेक्ट कुछ और आया, तो क्या होगा, तो वही होगा, आपका इफेक्ट के लिए माना जाएगा कि आप लायबल हो। ठीक है ना। उसके बाद हमने 16 17 सब छोड़ दिया था, फिर हम सीधे 120 पर आ गए थे। हमने 120 पढ़ा था, 120 ए सॉरी 120 हमने पढ़ा था, फिर कॉन्स्पिरेसी पे नंबर आ गया था। तो कॉन्स्पिरेसी में दो ही चीजें होती हैं कि इलीगल एक्ट के लिए कॉन्स्पिरेसी हमने पढ़ी, दो लोग, दो या दो से ज्यादा लोग होते हैं। 1913 में हमने से ऐड किया है। इलीगल एक्ट के लिए दो या दो से ज्यादा लोग एग्री हो जाए, या फिर लीगल एक्ट को इलीगल तरीके से कर रहे हो। ठीक है ना। तो क्या होगा, वो इलीगल हो जाएगा। अच्छा, सिर्फ ऑफेंस के मामले में ऐसा था कि अगर ऑफेंस की आपने कॉन्स्पिरेसी करी, एग्रीमेंट किया है, तो आप डायरेक्ट लायबल थे। और अगर ऑफेंस के अलावा कुछ है तो उसमें ये होगा कि कुछ एक्ट बिसाइड्स द कॉन्स्पिरेसी भी कुछ होना चाहिए इन परसुएंस ऑफ दैट एग्रीमेंट। ठीक है। तो ये कुछ में कुछ नहीं था। फिर 120 ए हमने पढ़ लिया था, 120 बी आता था। 120 बी में क्या था, 120 बी में उसकी पनिशमेंट थी, और उसमें एक पॉइंट ये था कि उसमें आपको सैंक्शन लेना पड़ेगा डीएम और स्टेट का, जो सीआरपीसी का 196 क्लॉज 2 में दे रखा है। तो ये एक चीज अगर कल पूछ देता है कि इसके लिए सैंक्शन अगर ली जाएगी तो कहां ली जाएगी, कोरिलेट करके अगर पूछ दे बाई चांस, तो उसका तरीका हमें पता होना चाहिए क्या है। उसके बाद हमने 121 पढ़ा था, वेज वॉर, जिसमें डेथ पेनल्टी, और हमने बात भी की थी कि इसमें डेथ पेनल्टी हमें याद रखना है। इसके बाद हमने सेडिशन पढ़ा था 124 ए। उसमें मैंने आपको केस लॉ बताए थे दो, एक बाल गंगाधर तिलक वाला केस लॉ बताया था, एक केदारनाथ वर्सेस बिहार वाला केस लॉ बताया था, दोनों इंपॉर्टेंट थे। ठीक है। और सेडिशन 124 ए में था डिसलॉयल, डिसअफेक्शन का मतलब क्या था वो मैंने बताया था आपको। तो ठीक है, हमें वो भी याद है, 124 ए भी याद है। ठीक है। उसके बाद हमने सब छोड़ते चले गए थे, 125 126 सब छोड़ दिया था हमने। छोड़ते छोड़ते हमने काफी छोड़ने के बाद क्या आया था हमारा, फिर हम आ गए थे सीधे अनलॉफुल असेंबली पर। ठीक है ना। अनलॉफुल असेंबली पे आ गए थे। तो 141 अनलॉफुल असेंबली है, 5 लोग मिनिमम चाहिए, 5 तरीके से होती है। 142 में उसके बीइंग अ मेंबर था, 143 में पनिशमेंट थी 6 महीने की, 144 में था कि आपने डेडली वेपन लेके उसे ज्वाइन कर रखा है ना, तो आपको 2 साल की सजा हो जाएगी। 145 में था क्या,
आपने क्या करा कि डिस्पर्स होने की आपको कमांड हो गए, फिर भी आप नहीं मान रहे हो। 146 में राइटिंग आ गई थी कि आप राइट कर रहे हो तो 3 साल की सजा हो जाएगी, है कि नहीं, 2 साल की सजा हो जाएगी। 47 में उसकी पनिशमेंट थी। 148 में क्या था कि आप डेडली वेपन लेके राइट कर रहे हो तो उसमें 3 साल की सजा हो जाएगी। 149 कॉमन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड था, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने 150, 151 ये सब हम छोड़ते चले गए थे। फिर हम आ गए थे 153A पर, जिसमें कि दो ग्रुप्स के बीच में अगर आप एनिमिटी ला रहे हो किसी भी ग्राउंड पे तो उसके लिए 153A था, ठीक है। और फिर हमने उसके बाद पढ़ा था 154, तो उसमें क्या था, रेस्पोंडेंट सुपीरियर। मैंने आपको बताया था कि ओनर जो होगा उस जगह का जिसके जगह पे रॉयट वगैरह हो रहा है तो वो भी लाइबल हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम सब कुछ छोड़ते चले गए थे और फिर हमने सीधे एफरे पे आ गए थे। तो एफरे पता है कि 2 या 2 से ज्यादा लोग चाहिए, पब्लिक प्लेस चाहिए, फाइटिंग चाहिए, डिस्टर्ब करना चाहिए पब्लिक पीस को। तो उसकी सजा क्या है, 1 महीने की सजा, 100 रुपए का जुर्माना, 159, 160 खत्म। उसके बाद हमने पढ़ा था 166 कि डिसओबे कर रहा है किसको, कमांड को, डायरेक्शन को, लॉ को। कोई अगर पब्लिक सर्वेंट कर रहा है तो उसमें 1 साल की सजा होगी। और उसके बाद 2013 के अमेंडमेंट से 166A जोड़ दिया था उन्होंने, किस लिए कि अगर मान लीजिए कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है, ठीक है, और या फिर वो रेप वगैरह की FIR लॉन्च नहीं कर रहा है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन में मान लीजिए 354 वगैरह 326 की इस तरह की FIR वगैरह लॉन्च नहीं कर रहा है, तो उसके लिए पब्लिक सर्वेंट को उन्होंने 166A उसके लिए जोड़ दिया, जिसमें कि 6 महीने की कम से कम सजा थी और 2 साल तक जो जा सकती थी। इसके बाद हमने 166B पढ़ा था, जिसमें क्या था कि विक्टिम का ट्रीटमेंट कंपलसरी था, आप मना नहीं कर सकते, कोई भी किसी भी तरीके का हॉस्पिटल उसे मना नहीं कर सकता। उसके लिए 1 साल तक की सजा 166B में रखी थी, ठीक है जी। इसके बाद हमने ये सब छोड़ते चले गए थे 160, 171 वगैरह, फिर हम आ गए थे 172 पर। यहां पर हमने देखा था किसमें क्या आया, तो ऐसे 172 था कि कोई अगर संबंध से बचने के लिए एब्सकॉन्ड वगैरह कर रहा है तो 172 में। 174 हमने पढ़ा था कि अटेंड नहीं कर रहा है, किसी पब्लिक सर्वेंट ने कोई डायरेक्शन दिया अटेंड करने के लिए, अटेंड नहीं कर रहा है। फिर हमने पढ़ा था 179 हमने पढ़ा था, उसमें क्या था कि मना कर रहा है आंसर देने से, रिफ्यूज कर रहा है, तो 179 में था। 180 में साइन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 182 में था कि आपने पुलिस वाले की पावर का मिसयूज करा, उसकी पावर का गलत इस्तेमाल करवा दिया, उससे उसे फॉल्स इंफॉर्मेशन वगैरह देके, तो 182 है उसके लिए, याद रखिएगा, पूछ सकता है कभी यहां से। 188 जो इसका था वो भी पूछ सकता है। 188 आजकल लॉकडाउन में आपको पता होगा 188 के बहुत मुकदमे लगे और कोर्ट में बड़े लोगों ने चक्कर लगाए इसके लिए कि 188 का मुकदमा हो गया। ये जब मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट ने कोई आपको बोला है कुछ करने के लिए, आप डिसोबिडियंस कर देते हो, कोई उसे मतलब एक एरिया में एक जगह पे कोई अगर नोटिस दिया हुआ है सबको कि हाँ जी ये करना है, जैसे मान लीजिए अभी चल रहा था कि दुकानें बंद रहेंगी लॉकडाउन में और लोग दुकानें खोल रहे थे, तो उनका 188 का FIR उन पर हो रही थी, ठीक है ना, 188, इसलिए आप याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, ठीक है। उसके बाद हमने परजरी पढ़ा था 191, 192, 193 में। 191 में हम फॉल्स एविडेंस दे रहे थे, 192 में हम क्या करते हैं, फॉल्स एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहे थे, 193 में उसकी पनिशमेंट थी, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने 194 और 195 भी पढ़ा था कि मान लीजिए अगर कोई ऐसा कोई केस हो जाता है जिसमें लाइफ इंप्रिजनमेंट और उस तक जाता है, डेथ तक जाता है, तो क्या होगा, तो उसमें उसको भी लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है, 10 साल की सजा हो सकती है। और मान लीजिए अगर उसमें इनोसेंट पर्सन कन्विक्टेड होके एक्यूज्ड भी हो सकता है, और सॉरी एग्जीक्यूट हो जाता है डेथ सेंटेंस, तो उसे भी डेथ सेंटेंस होगा। और 195 में क्या था कि उसके अलावा अगर कोई सजा किसी और को होगी तो उतनी जितनी उसे होगी उतनी आपको भी होगी, ठीक है ना। इसके बाद 195A भी हमने पढ़ा था और उसमें हमने पढ़ा था कि आप फॉल्स एविडेंस देने के लिए किसी को थ्रेट नहीं करोगे, तो उसकी 195A में है, तो फॉल्स एविडेंस के साथ ही आप चलते चले जाओगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते गए थे तो हम उसका 212 पे पहुंचे थे, हार्बरिंग ऑफेंडर। इसमें मैंने बताया था पति पत्नी एक दूसरे को कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता हार्बर, ठीक है जी। इसके बाद जैसे हम बढ़े आगे तो हम आ गए थे 228 पे। 228 तो मैंने आपको बताया था जुडिशियल
ऑफिसर्स के लिए ही होता है कि अगर वहां पे कोई आपकी इंसल्ट वगैरह कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो क्या है, आप 6 मंथ के लिए उसके लिए 288 में प्रोविजन था। और 228 में, और 228 में क्या था कि अगर विक्टिम की, 228A में था, विक्टिम की अगर आपने आइडेंटिटी डिस्क्लोज करी तो आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। ठीक है ना। इसके बाद हमने आगे गए तो हमने पढ़ा लिया था कॉइन किस में है कि 230 में है। फिर हमने पढ़ा कि कॉइन के बाद काउंटरफीट आता है तो 231 में काउंटरफीट आ जाएगा, 232 में आ जाएगा इंडियन का काउंटरफीट कॉइन। फिर हमने पढ़ा था 255, उसमें गवर्नमेंट स्टैम्प का काउंटरफीट था, है ना। तो यहां तक हमारा हो गया। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, फिर हमने सीधे 264 पढ़ा था। एक हमने 264 पढ़ा था, क्या था, राशन से रिलेटेड था। और राशन से पकड़ा तो क्या था कि उसमें वेट करने का हम फॉल्स मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में 268 पढ़ा हमने, पब्लिक न्यूसेंस था। उसका 274 पढ़ा था हमने, ड्रग्स का अडल्ट्रेशन था। ठीक है। 271 पढ़ा था हमने, क्वारंटाइन रूल था, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से। ठीक है। इसके बाद जैसे हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, 278 हमने पढ़ा था। 278 में क्या था, एटमॉस्फेयर को आप नॉक्सियस कर रहे हो, 278 था। 279 था, 279 था, रैश ड्राइविंग वगैरह से रिलेटेड था, रैश ड्राइविंग। ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े तो हमने क्या पढ़ा था, 290 हमने पढ़ा था। 290 हमने पढ़ा था रेसिडरी है, कि जिसका कोई नहीं उसका कहाँ है, 290 है। अगर आपने कुछ पब्लिक न्यूसेंस वगैरह किया, उसमें कितने महीने की सजा थी, सजा तो कुछ 200 रुपए की सजा थी बस। ठीक है। फिर 292 आ गया ऑप्शन। 293 क्या कह रहा है, 20 से बिलो 20 ईयर में चले जाओगे आप। ठीक है ना, उनको अगर आप सेल वगैरह कर रहे हो। 294 क्या है, हनी सिंह है। अब मैंने हनी सिंह बोला, आप समझ गए क्या है कि कोई भी गाने वाने गा रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसमें 294 में चला जाएगा। ठीक है। फिर 295 में कहता है कि आप मंदिर मंदिर जाके अगर कुछ कर रहे हो, तोड़फोड़ कर रहे हो 295 में, तो रिलीजियस फीलिंग हर्ट हो रही है। 295A था, अकबरुद्दीन से रिलेटेड था, कुछ बोला तो 295A में गए। 296 था, रिलीजियस असेंबली को आप हर्ट नहीं कर सकते। 297 था, 297 क्या था कि आप बरियल प्लेस में ट्रेसपास कर रहे हैं। 298 क्या था कि आप किसी व्यक्ति को आप इंसल्ट वगैरह कर रहे हो, कुछ बोल के, मतलब रिलीजियस उसकी फीलिंग को हर्ट कर रहे हो, पर्टिकुलर किसी आदमी को, तो 298 में 1 ईयर था। ठीक है ना। यहां तक हमने रिवाइज कर लिया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे 299 से। कोई भी इशू हो तो आप चैट बॉक्स में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा से आंसर कर दूंगा। ठीक है। आपका एग्जाम की डेट आ गई है 13 मार्च, तो आज है 4 फरवरी, लगभग 1 महीना है। मान लीजिए 1 महीना 30 दिन 40 दिन है आपके पास। तो आपको बैठना पड़ेगा, लगातार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने लगभग एक बार तो बैरेक सारे खत्म कर चुके होंगे, क्योंकि जब तक आपने पढ़ा नहीं है, प्रॉपर बैठ के तैयारी नहीं करी है, तब तक आप इतनी जल्दी इसको याद नहीं कर पाओगे। पता लग गया। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और साथ ही साथ रिवाइज करते रहिए। ठीक है ना। चलिए अब मूव करते हैं हम लोग 299 300। अब देखिए 299 एंड 300 मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप सबको पता होगा आईपीसी के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आता है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्या आता है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत फर्क है। मेंस में तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, केस लॉस वगैरह भी इसमें कई सारे हैं, कॉन्सेप्चुअल भी बहुत ज्यादा है,
इनका डिफरेंस जैसे बड़ा ही कॉन्सेप्चुअल हो जाता है, कैसे आप 299 से 300 में मूव करोगे, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं कि आप कैसे मूव करते हो, क्या कैसे है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या क्या वो पूछता है, क्वेश्चन यहां से बनाता कैसे है। तो देखो पहली चीज तो बहुत सिंपल तरीके से आपको बताऊं कि इसके एग्जाम्पल पूछता है, इसके एक्सेप्शन, जैसे 300 में जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पूछता है, एक्सप्लेनेशन पूछ लेता है, 299 में एक्सप्लेनेशन है वो पूछ लेता है, ठीक है, इन और केस लॉ भी पूछ लेता है। जैसे मान लीजिए 299 एंड 300 का जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो एक आर वर्सेस गोविंदा, आर वर्सेस गोविंदा एक केस में इसके डिफरेंस को बहुत क्लियर बताया गया था। तो ये केस लॉ कई बार पूछ लेता है कि 299 300 के डिफरेंस को किस केस लॉ बताया गया था, तो ये आर वर्सेस गोविंदा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है ना। ये आर वर्सेस गोविंदा आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। जैसे ये चीज हो गई, केस लॉ से ऐसे पूछ लेगा। अब जैसे मान लीजिए 299 देखते हैं, पहले हम 300 को छोड़ते हैं, 299 से क्या क्या पूछेगा, देखिए एक बार इसे रीड करते हैं फिर देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो इसका कह रहा है कि whoever cause death by doing an act with the intention of causing death। तो एक तो ये चीज कह रहा है कोई भी अगर डेथ करता है विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ से तो कल्पेबल होमोसाइड है, पहली चीज हो गई इसमें। दूसरी चीज कह रहा है और विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडी इंजरी एज इज लाइकली टू कॉज डेथ, तो उसकी वो इंटेंशन थी कि ऐसी बॉडीली इंजरी करूंगा जिससे कि डेथ हो सकती है, दूसरी चीज आ गई है। तीसरी चीज है और विद द नॉलेज दैट ही इज लाइकली बाय सच एक्ट टू कॉज डेथ, या फिर वो एक ऐसा एक्ट करता है, डेथ करता है कि उसे नॉलेज थी कि मैं जो एक्ट कर रहा हूं उससे डेथ हो सकती है, कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। अब देखिए 299 के इस मेन बॉडी से क्वेश्चन कभी पूछता नहीं है वो, यहां से वो कभी नहीं पूछता, वो क्वेश्चन सबसे पहले जो 299 से बनता है तो वो इसके एग्जाम्पल पकड़ता है। जैसे इसका आप इलस्ट्रेशन फर्स्ट देख लो, ये देखो कि ए लेज स्टिक एंड टर्फ ओवर अ पिट with the intention of thereby causing death or with the knowledge that death is likely to be thereby caused। तो एक गड्ढे पे उसने ऐसे मतलब वो घास वास बिछा दी गड्ढे पे, पता ना लगे, और अगर उसकी नॉलेज तो है कि अगर ऐसे गिरेगा तो मर जाएगा। जेड बिलीविंग द ग्राउंड टू बी फर्म, जेड को लगा ग्राउंड प्लेन है, उस पर चला, उसमें गिरा और मर गया। ए हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। तो वो क्या करेगा कि सीधे के सीधे ये एग्जाम्पल उठा के रख देगा कि एक ग्राउंड गड्ढे पे किसी ने, ऐसे गड्ढा था उस पर किसी ने ऐसे ऐसे करके घास वास बिछा दी, दिखाई नहीं दिया, मिस्टर ए आए, ये भाई साहब ए थे, इस पे आए, धुड़ुम इसमें गिर गए, मर गए। तो इसने क्या किया है, इसने बी ने कल्पेबल होमोसाइड किया, ठीक है। एक तो ये एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल बी भी पूछ देता है। एग्जाम्पल बी क्या है, ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश, बी डज नॉट नो इट। ए को पता है कि जेड कहां पर है, वो पीछे झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ है, मगर बी को नहीं पता। ए को तो पता है, बी को नहीं पता। बी ए इंटेंडेड टू कॉज और नोइंग टू बी लाइकली टू कॉज जेड डेथ इंड्यूस बी टू फायर एट बुश। तो वो ए ने क्या करा, बी को इंड्यूस किया कि आप एक काम करो, झाड़ियों पे फायर कर दो। उसने फायर कर दिया, बी फायर किया, जेड मर गया। तो इसमें क्या हुआ, हेयर बी में बी गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस। तो बी का तो कोई ऑफेंस नहीं है ना, बी को तो पता ही नहीं है, ठीक है, उसे तो कोई मतलब रीजन टू बिलीव नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई भी इंटेंशन नहीं है, कुछ नहीं है उसको। तो वो तो हो सकता है उसने कोई ऑफेंस किया, मगर क्योंकि ए को पता है तो वो कल्पेबल होमोसाइड का अपराधी माना जाएगा, इस पर ये चार्ज लगेगा। और ये एग्जांपल यू के यू पूछ के ये पूछ देता है कि आप इसमें ए एंड बी की बताइए कि क्या क्या लाइबिलिटी है। तो इसमें जो बिल्कुल यू के यू उठा के पूछता है, फिर पूछ देता है कि ए और बी की लाइबिलिटी बताइए, तो आप बता दोगे कि बी ने कोई ऑफेंस नहीं किया, ए ने कल्पेबल होमोसाइड किया, ठीक है ना। ये यू के यू पूछ देता है।
अब देखो सी, देखो आप इसका एग्जांपल सी देखो, ए बाय शूटिंग एट अ फाउल विद इंटेंट टू किल एंड स्टील इट किल्स बी हु इज बिहाइंड अ बुश। मतलब कि ए क्या था, किसी मुर्गे वुर्गे को मारने के चक्कर में कहते ये है झाड़ी को चला, उसे मार के ले जाऊंगा, उसे गोली चलाई, मगर वहां पे बी भी था और बी को गोली लगी, बी मर गया। तो ए नॉट नोइंग दैट ही वाज देयर हियर ऑल्दो ही वाज डूइंग एन अनलॉफुल एक्ट, मानते हैं कि वो एक चोरी ऐसा एक अनलॉफुल एक्ट कर रहा था। ही वाज नॉट गिल्टी ऑफ कल्पेबल होमिसाइड एज ही डिड नॉट इंटेंड टू किल बी और कॉज डेथ बाय डूइंग एन एक्ट देयर ही न्यू वाज लाइकली टू कॉज डेथ। तो ये भी, ये तीनों एग्जांपल में वो यू के यू रख के आपसे पूछ लेगा कि इनकी लाइबिलिटी बताइए आप क्या है। तो जैसे मान लीजिए गड्ढे वाला एग्जांपल था, उसमें लाइबिलिटी थी कि हाँ जी कल्पेबल होमिसाइड किया है। दूसरे वाले में कि वो जानता था, उसने उसे इंस्टिगेट किया कि आप गोली चला दो, दूसरे को पता नहीं था, तो बी तो बच जाएगा, ये लाइबल हो जाएगा। और इसमें क्योंकि इसे पता ही नहीं था पीछे कोई खड़ा हुआ है, तो ये लाइबल नहीं होगा, ये बच जाएगा। एक तो ये एग्जांपल पूछता है यहां से कल्पेबल होमिसाइड से। और कभी कभी आप ये मत समझना कि जैसे मान लीजिए इसका ए जो इसका एक्सप्लेनेशन ए है, सॉरी एक्सप्लेनेशन बोल रहा हूं मैं, इलस्ट्रेशन जो ए है, उसे देख के कई बार ऐसा लगता है कि ये तो मर्डर है। अरे पूरी इंटेंशन है उस आदमी की, है ना, पूरी इंटेंशन से मार रहा है उसको। और जब हम मर्डर अभी 300 में देखेंगे तो उसमें भी क्या चाहिए, एक एक्ट चाहिए, इस इंटेंशन से डेथ करनी हो, डेथ कर दी। तो मर्डर जैसा फीलिंग आती है कि मर्डर तो किया है इसमें, मगर एग्जाम्पल ए में मर्डर नहीं किया, कल्पेबल होमिसाइड किया, क्योंकि ये फॉल तो एग्जाम्पल मर्डर में भी कर रहा है और मर्डर बनता है इसका, मगर इन्होंने इसे कल्पेबल होमिसाइड के एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इसलिए आप हमेशा कल्पेबल होमिसाइड लगाना। आप अगर अपना दिमाग लगा के कि इसमें तो सारे इंग्रेडिएंट मर्डर वाले हैं, ये तो ऑब्वियसली बात है मर्डर में फॉल कर जाएगा, और आपने मर्डर का लगा दिया और आंसर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये गलती मत करना आप। इसके बाद आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। इसके 3 एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, और ज्यादातर जो पूछता है, जो एग्जाम में सबसे ज्यादा मतलब कि कॉमन है पूछने के लिए, वो इसका एक्सप्लेनेशन 3 है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन 3 क्या कहता है, एक्सप्लेनेशन 3 एक बार देखते हैं। द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम इज नॉट होमिसाइड। पहले तो बोल रहा है कि माँ के पेट में अगर किसी बच्चे की आप हत्या करते हो तो वो होमिसाइड नहीं है। एक लाइन तो ये कह रहा है, सिंपल सी बात है कि माँ के पेट में अगर आपने हत्या करी तो होमिसाइड नहीं है। बट लेकिन आगे कह रहा है इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज द डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड if any part of that child has been brought forth, though the child may not have breathed or have been completely born। तो इसका जो आगे का पार्ट कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर सपोज, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि अगर बच्चे की एक उंगली भी अगर मान लीजिए बाहर आ जाती है तो ये माना जाएगा कि वो लिविंग पर्सन है, चाहे उसने कंप्लीटली बॉर्न ना हुआ हो, चाहे उसे सांस उसको ना आ रही हो उस टाइम, ठीक है ना, तब भी ये माना जाएगा कि वो बॉर्न लिविंग पर्सन है, बॉर्न हो गया है। और फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में अगर तब मारते हो आप उसको तो वो कल्पेबल होमिसाइड में फॉल कर जाएगा। मगर अगर मदर के वूम में आप उसकी हत्या करते हो तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं आएगा, वो मिसकैरेज में चला जाएगा, ठीक है ना। वो मिसकैरेज बोल रहा हूं मैं, वो उसमें चला जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, हाँ मिसकैरेज ही बोलते हैं ना, तो वो मिसकैरेज में चला जाएगा, ठीक है। तो 299 से जो क्वेश्चन बनाता है वो इसकी बॉडी से नहीं बनाता कि उसकी मतलब कि एक तो होता है कि उसने उस इंटेंशन से करा फिर डेथ कर दी, फिर होता है उसने वो जो एक्ट किया था, बॉडीली इंजरी दी, उसकी इंटेंशन थी कि इससे मर जाएगा, उसको नॉलेज थी कि मैं जो एक्ट कर रहा हूँ इससे डेथ हो सकती है। इससे तो क्वेश्चन पीटी में नहीं बनाता है। पीटी में क्वेश्चन एक तो इनका डिफरेंस पूछ लेता है कि किस केस लॉ में पूछा गया था, तो आर गोविंदा से पूछ लेता है, एग्जाम्पल इसके पूछ लेता है और इसके एक्सप्लेनेशन से पूछ लेता है। तो ऐसे ही डाल के पूछ देगा कि मदर वूम में अगर डेथ करी है तो क्या होगा, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड नहीं होगा, ठीक है ना। वैसे इसके एक्सप्लेनेशन 1 और 2 भी आप इसकी एक्सप्लेनेशन 1 और 2 भी आप देख लो, यहां से भी अगर पूछते बाई चांस तो एक बार देख लेते हम लोग। एक्सप्लेनेशन 1 कह रही है अ पर्सन हु कॉज बॉडीली इंजरी टू अनदर हु इज लेबरिंग अंडर अ डिसऑर्डर
disease or bodily infirmity and thereby accelerate the death of that other shall be deemed to have caused his death। तो ये कह रहा है, मान लीजिए सपोज करो कि आप कोई एक ए पर्सन है, उसको बहुत बीमारी है, उसको मान लीजिए कि ब्रेन ट्यूमर है, सिंपल सी बात है, बहुत दुखी रहता है, बहुत दर्द में है, मरा जा रहा है, सपोज करो, रोता है, चिल्लाता है। उसने एक दिन आपके वो बी को उसने बुलाया कि बी इधर आओ, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बस कैसे मुक्ति दिला दो इससे। और आपने क्या करा कि इसका गला दबा के से मुक्त कर दिया। तो आपने क्या करा, इसकी डेथ को, वैसे भी मरने वाला था, कल जब आप पे केस हुआ आपने कहा अरे सर वो तो वैसे भी मर रहा था, 4 दिन की जिंदगी बची थी उसकी, है मुझसे कह भी रहा था, दर्द में तड़प भी रहा था, तो मैंने उसको मुक्ति ही दे दी। तो उसके लिए एक्सप्रेशन बना है कि मुक्ति नहीं देनी है। वो किसी भी डिसीज से, बॉडीली इन्फॉर्मिटी से, किसी भी चीज से अगर वो परेशान भी है, तब भी आप उसकी डेथ को एक्सेलरेट नहीं करोगे, उसका नेचुरल डेथ होगी वही होनी चाहिए। और आपने डेथ एक्सेलरेट करी तो समझ लीजिए कि आपका काम हो गया, आप कल्पेबल होमोसाइड में फॉल कर जाओगे। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन 1 कह रहा है। 2 क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर डेथ इज कॉज्ड बाय बॉडीली इंजरी, कह रहा है अगर डेथ जो हुई है वो बॉडीली इंजरी से हुई है, द पर्सन हु कॉज्ड सच बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कॉज्ड द डेथ, जिसने बॉडीली इंजरी करी है माना जाएगा उसने उसकी डेथ करी है, ऑल्दो हालांकि बाय रिसोर्टिंग टू प्रॉपर रेमेडीज एंड स्किलफुल ट्रीटमेंट द डेथ माइट हैव बीन प्रिवेंटेड। तो क्या कह रहा है कि ऐसा हो सकता है कि किसी ने बॉडीली इंजरी करी हो, किसी की अगर डेथ मान लो बॉडीली इंजरी से हुई, तो हम ये मान के चलेंगे कि बॉडीली इंजरी से थी, उसने उसकी डेथ करी है। हालांकि ऐसा हो सकता था कि अगर उसको ठीक ठाक टाइम पर मान लो से इलाज मिल जाता तो हो सकता है कि वो बच जाता। इसके बावजूद मान लो से टाइम से, अब मान लो कि ए है, ए पे किसी ने वो लगाया कि इसने बी की डेथ कर दी चाकू मार के। अब ए कह रहा है कि भाई साहब मैंने तो बस थोड़ा सा चाकू पेट में हल्का सा घुसाया था, अगर ये डॉक्टर के पास चला था, इसके ठीक से इलाज हो जाता तो ये तो आराम से बच जाता, मगर ये तो ढंग के डॉक्टर ने इसका इलाज ही नहीं करा ठीक से, इसलिए मर गया, ये मेरी गलती नहीं है। तो उसको डाउट को दूर करने के लिए एक्सप्लेनेशन दी गई है सेकंड वाली कि ये बहाना नहीं चलेगा कि अगर इसे स्किलफुल ट्रीटमेंट मिल जाता तो ये बच जाता, क्योंकि आपने ही से इंजरी दी और उस इंजरी से ही इसकी डेथ हुई है, तो फिर आप कल्पेबल होमोसाइड के दोषी पाए जाएंगे। ठीक है ना, जो क्वेश्चन 299 से बनाता है वो यहीं से बनाता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनाता है। वो 300 से जो क्वेश्चन बनाता है वो भी इसकी मेन बॉडी से नहीं बनाता है। ठीक है, जो इसके एक्सेप्शन से कई बार बना देता है, इसके जो 5 एक्सेप्शन दिए हुए हैं वहां से या इसके एग्जाम्पल उठा लेगा। और ये तो बहुत फेमस, मतलब इसके एग्जाम्पल तो आप देखोगे तो जैसे आप अभी 300 का एग्जाम्पल ए देखो, 300 का एग्जांपल ये देखो, ए शूट्स जेड विद इंटेंशन टू किल हिम, जेड डाइज इन कॉन्सिक्वेंस। इससे ज्यादा सिंपल तो कोई एग्जांपल नहीं हो सकता। ए ने इंटेंशन के साथ गोली चलाई, जेड मर गया, ए ने मर्डर किया। ठीक है ना, अब देखो बी, देखो इसका ये एग्जांपल जो है इसके ये इंपॉर्टेंट है। देख क्या कह रहा है बी, क्या कह रहा है बी, बहुत बड़ा एग्जांपल उन्होंने दिया है कि ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिजीज, अच्छा उसे पता है कि एक इसे बीमारी है, इसे कोई बीमारी हो रखी है, ए को पता है, दैट अ बिलो इज लाइकली टू कॉज इज डेथ, अच्छा उसे पता है कि अगर मैं इसे घूसा मार दूंगा, ये ऐसी बीमारी में है कि अगर मैं इसमें एक घूसा मार दूं तो ये मर जाएगा, है ना, तो उसे घूसा मार देता है और उस कॉन्सिक्वेंस में मर जाता है, तो ए मर्डर का दोषी पाया जाएगा। वैसे नॉर्मली इसमें कह रहा है कि वैसे नॉर्मली तो देखो सफिशिएंट नहीं है कि एक घूसा मार दिया है तो कोई मर जाए, है ना, मगर क्योंकि जेड को एक पर्टिकुलर बीमारी थी जिसमें ऐसा था कि अगर उसे घूसा मार दिया तो वो मर जाएगा, तो फिर ये मर्डर में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए किसको स्प्लीन में प्रॉब्लम है और वो स्प्लीन फट जाता है अगर मार दो आप जोर से, तो मान लीजिए स्प्लीन तो मार दिया, वो फट गया, तो बस वो मर्डर में आ जाएगा। तो इसके बाद जैसे इसके सी और डी एग्जांपल है कि इंटेंशनली गिव्स जेड अ शॉर्टकट और क्लब वुंड,
सफिशिएंट टू कॉज द डेथ ऑफ अ मैन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर। तो मतलब इतना दे दिया कि ऑर्डिनरी कोर्स में मर जाएगा, उसे एक तलवार से घाव दे दिया, उसके कॉन्सिक्वेंस में जेड मर गया तो वो मर्डर का दोषी है ना। डी है इसका, डी बहुत पूछता है इसका एग्जांपल, डी भी पूछता है, ए पूछता है, डी पूछता है कि ए विदाउट एनी एक्सक्यूज फायर्स अ लोडेड कैनन इनटू अ क्राउड ऑफ पर्सन एंड किल्स वन ऑफ देम। ए इज गिल्टी ऑफ मर्डर ऑल्दो, हालांकि ही मे नॉट हैव हैड अ प्रीमेडिएटेड डिजाइन टू किल एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल। तो मतलब उसने क्या करा कि सीधे एक बंदूक लोड करी और भीड़ में बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे ऐसे खड़े हुए थे और इसने ए ने यहाँ से शूट किया, एक जना, ये भाई साहब मर गए। अब ये बोला कि मेरी तो कोई इंटेंशन नहीं थी इस पर्टिकुलर आदमी को मारने की, तो ये वाला नहीं चलेगा क्योंकि आपको पता था कोई तो मरेगा। इस भीड़ पे आप चलाओगे गोली सीधे भीड़ की तरफ बंदूक करके तो कोई तो मरेगा, तो जो मरा तो मान लेंगे कि आपको पूरी नॉलेज थी कि आपका जो एक्ट है वो मारने के लिए था, आपकी इंटेंशन थी। तो ये कई बार पूछ लेता है ये वाला एग्जांपल, ठीक है। इसके बाद इसका ऐसे एक्सेप्शन 1 है, ठीक है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन से रिलेटेड है। एक्सेप्शन 1 जो है वो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन मतलब ये कह रहा है कि देखो अब इसके जो एक्सेप्शन है वो क्या कहते हैं। एक्सेप्शन पहली बात तो ये है कि आपकी लायबिलिटी को इम्यूनिटी नहीं देते, मतलब कि आपकी लायबिलिटी को जीरो नहीं करते, आपकी लायबिलिटी को कम करते हैं। मर्डर में जैसे कि आपको डेथ सेंटेंस तक हो सकता है, मगर आपको ये मर्डर से वापस कल्पेबल होमोसाइड में लेके चले जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, तो इसमें क्या है कि ये वापस आपको मर्डर से कल्पेबल होमोसाइड में लेके आते हैं। तो देखो एक्सेप्शन 1 अगर आप देखोगे तो व्हेन कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर, मर्डर के आप पे चार्ज थे और आपने अगर मान लीजिए एक्सेप्शन प्रूव कर दिया तो ये आप वापस कल्पेबल होमोसाइड में पहुंच गए। इसे पढ़ते हैं एक बार। कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ द ऑफेंडर while deprived of the power of self-control by grave and sudden provocation caused the death of the person who gave the provocation or caused the death of any other person by mistake or accident। इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिंपल ये है कि अगर मान लीजिए किसी ने भी आपको ग्रेव और सडन प्रोवोकेशन दे दिया और आपने उसमें आके उस व्यक्ति की हत्या कर दी या फिर गलती से मिस्टेक और एक्सीडेंट से किसी और व्यक्ति की हत्या कर दी, तो आपको एक्सेप्शन मिलेगा, ये मर्डर कल्पेबल होमोसाइड में ट्रांसफर हो जाएगा। इस पे एक कल्पेबल होमोसाइड पे एक बड़ा ही लैंडमार्क केस है और वो कई बार पूछ लेता है। केस का नाम है KM नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। (1962) ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन पे एक लैंडमार्क जजमेंट है। कई बार इस जजमेंट को यू के यू पूछ लेता है कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन का लैंडमार्क जजमेंट कौन सा है, या पूछा केस में लिख के पूछ देगा ये किससे रिलेटेड है, ऐसे पूछ देगा, दोनों तरीके से पूछ देगा, वाइस वर्सा पूछ देगा कि KM नानावती किससे रिलेटेड था, तो आपको बताना पड़ेगा ना ये ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन रिलेटेड था, ठीक है। एक तो ये चीज पूछ लेता है। इसका जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन 2 है इसका कि कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर if the offender in the exercise in good faith of the right of private defense of person or property exceed the power given to him by law। तो इसमें क्या है कि वो सेल्फ डिफेंस, अब इसका एक्सेप्शन 2 है, बस यहां से कहीं पूछता नहीं है मगर फिर भी बता देता हूं मैं आपको। एक्सेप्शन 2 ये कहता है, एक्सेप्शन 2 ये कह रहा है कि मान लीजिए आपको एक पावर दी हुई है सेल्फ डिफेंस की, जो आपका मान लीजिए बॉडी प्रॉपर्टी का है, तो मान लीजिए आप 101 और 104 में जो है, जो आप डेथ के अलावा कर सकते हो, हार्म, अदर हार्म कर सकते हो। इस वाले में आपने क्या किया, अपनी पावर से आप थोड़ा सा बढ़ गए और आपने इसमें उसकी डेथ कर दी।
अब आप इसमें डेथ कर नहीं सकते थे इस सर्कमस्टेंसेस में, पर आपने कर दी, तो ये जो आपने डेथ कर दी, तो ये मर्डर नहीं होगा, ये आपकी लाइबिलिटी को थोड़ा कम कर देगा, ये कल्पेबल होमोसाइड में ले जाएगा। ठीक है ना, ये एक्सेप्शन 2 कहता है। अब देखो इसी का एग्जांपल आप देखो, अगर जेड अटेम्प्ट्स टू हॉर्शिप ए नॉट इन सच अ मैनर एज टू कॉज ग्रेव हर्ट टू ए। जेड क्या कर रहा है, उसको चाबुक से मार रहा है ए को, मगर कभी इस तरीके से नहीं मार रहा है कि उसे ग्रेवियस हर्ट हो जाए। ए ने अपनी पिस्टल निकाली, जेड तब भी चाबुक मारता रहा। ए ने बिलीव करने के लिए कि अब उस पर कोई तरीका नहीं बचा इस चाबुक से बचने के लिए, उसने गोली चलाई और जेड को मार दिया। तो उसने क्या किया है, अब देखिए उसे क्या था, जब ग्रेवियस हर्ट का एप्रीहेंशन है नहीं आपको, तो 101 में आप अदर हार्म तो कर सकते हो, पर आप डेथ नहीं कर सकते थे। मगर क्या किया कि इसमें गुड फेथ में इसने कि अब मैं इससे बच नहीं सकता, इसने गोली निकाल के मार दी। तो इसने क्या किया, अपने उस पावर का 101 की पावर को एक्सीड कर गया, उसकी डेथ कर दी। तो ये मर्डर नहीं होगा, ये क्या होगा, कल्पेबल होमोसाइड होगा। ये एग्जाम्पल कभी कभी पूछ देता है। एक्सेप्शन 3 इसका कभी नहीं पूछता है, मगर इसमें मैं बता देता हूं ऐसे ही। एक्सेप्शन 3 इससे रिलेटेड है कि मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो गुड फेथ में अपने थोड़ा जो उस पर पावर थी उससे बढ़ गया और मतलब लॉ को क्या बोलते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, लॉ के लिए अपनी पावर को इसमें भी वो एक्सीड करके अगर कर गया, किसी की डेथ कर दी, तो वो मर्डर नहीं होगा, कल्पेबल होमोसाइड होगा। एक्सेप्शन 4 इसका थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से कभी कोई पूछ देता है, और इसे एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कि कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ इट इज कमिटेड विदाउट प्रीमेडिटेशन, मतलब कि बिना पहले कुछ सोचे समझे, इन अ सडन फाइट इन द हीट ऑफ पैशन अपॉन अ सडन क्वेरल एंड विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज और एक्टेड इन अ क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक ऐसी स्थिति अगर बन जाए, अचानक से आपको लड़ाई झगड़ा हो गया, आपको तुरंत गुस्सा आ गया, इतना पैशन हो गया, हीट ऑफ पैशन में आपने लड़ाई झगड़ा एकदम स्टार्ट हो गया और आपने बिना सोचे समझे आपने उसे मार दिया और आपने कोई अनड्यू एडवांटेज भी नहीं लिया, तो फिर आपका वो मर्डर नहीं होगा, आपका वो कल्पेबल होमोसाइड होगा। तो ये मतलब उस तरीके की स्थिति, ऐसे रोड रेज हो जाता है ना, कई बार रोड पे ऐसे गाड़ी से गाड़ी लग गई, एकदम से आर्गुमेंट शुरू हो जाता है, और आर्गुमेंट कब मतलब कि वो हीटेड होने लगता है, फिर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, उसमें कोई एक जना मान लो दूसरे को मार दे, तो वो क्या होगा कि वो होगा आपका कल्पेबल होमोसाइड आ जाएगा, मर्डर नहीं होगा, ये एक्सेप्शन में चला जाएगा। ठीक है ना। एक्सेप्शन 5 है इसका, ये कह रहा है कि अगर 18 साल से ऊपर का कोई व्यक्ति खुद रिस्क लेने को तैयार है, तो फिर वो कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा, क्या होगा, सॉरी मर्डर नहीं होगा, क्या होगा, कल्पेबल होमोसाइड होगा। ठीक है, ये चीज तो इसमें तो सीधे सीधे कि 18 साल से ऊपर का व्यक्ति अगर तैयार है तो ये कल्पेबल होमोसाइड नहीं होगा, मर्डर होगा। तो मर्डर से जो पूछता है वो यही सब पूछता है और कुछ नहीं पूछता। ठीक है, टू 299 300 इसमें हमने जो जो जैसे जैसे पूछ लेता है वो हमने सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अब जैसे आ जाते हैं हम 301 में, यहां पे जो जिस प्रिंसिपल पर 301 काम करता है उसका नाम है ट्रांसफर ऑफ मैलिस। कभी कभी तो यही पूछ देता है कि ट्रांसफर ऑफ मैलिस का जो प्रिंसिपल है वो कहां पर है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए 301 में ट्रांसफर ऑफ मैलिस का प्रिंसिपल काम करता है। दूसरा तो कभी कभी इससे पूछा नहीं, इसमें एक प्रॉब्लम पूछ देता है ट्रांसफर ऑफ मैलिस की। कई बार उत्तराखंड में शायद एक आध बार पूछा गया, और अदर स्टेट में तो कई बार पूछ लेता है, हरियाणा में पूछ लेता अभी लास्ट टाइम, और उसमें उन्होंने उसे कल्पेबल होमोसाइड माना था।
तो प्रॉब्लम वो इस तरीके से बना के रखते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ए है, मान लीजिए सपोज करिए ए है, ए ने बी पर हमला किया, मगर वो बी को ना लग के, जैसे मान लीजिए ग्रेवियस हर्ट के उद्देश्य से उसने हमला किया, मगर वो बी को ना लग के उसका जो मान लीजिए उस पर लाठी थी तो वो सी पे लग गई और सी मर गया, ठीक है, इसकी डेथ हो गई, तो फिर ये किस चीज के लिए लायबल होगा? तो एक तो देखो ट्रांसफर मैलिस तो ये कहता है, जो जो इसका प्रिंसिपल ये कहता है 301 का, कि आपकी जो इंटेंशन थी उतनी ही इंटेंशन आपकी ट्रांसफर होगी। मान लीजिए अगर आपकी इंटेंशन, ए की इंटेंशन बी को ग्रेवियस हर्ट देने की थी, तो उसकी चाहे सी को चाहे डेथ हो गई, मगर क्योंकि ए की इंटेंशन ग्रेवियस हर्ट की थी तो उतनी ही सी पर जाएगी, ट्रांसफर जो होगी, लायबिलिटी उतनी होगी जितनी उसकी इंटेंशन थी। ट्रांसफर मैलिस का तो ये कहता है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल है, एक एग्जांपल पूछ लेते हैं, मान लीजिए कि ए और बी है, हस्बैंड वाइफ है, लड़ाई हो गई, तो ए ने क्या किया, इसमें एक जोर से थप्पड़ मार दिया, बी क्या हो गई, बेहोश हो गई। अब बी बेहोश हो गई, ए को लगा ही मर गई, सांस नहीं आ रही, ये नहीं आ रही, वो नहीं आ रही, ए को लगा मर गया। ए ने खुद को बचाने के लिए बी को लटका दिया, कि ये प्रूव हो जाएगा कि इसने तो सुसाइड करी थी। अब इसमें पूछ लेगा आपसे कि इसका क्या है, तब इसमें जो अलग अलग आयोगों ने अलग अलग चीज मानी है। ट्रांसफर ऑफ मैलिस का जो कॉन्सेप्ट है वो तो ये कहता है कि आपकी जो इंटेंशन थी उतनी ही ट्रांसफर होगी। सपोज आपकी इंटेंशन सिंपल हर्ट की थी तो सिंपल हर्ट की ही होगी, मगर कई आयोग ने अपने अपने उसमें कभी इसको कल्पेबल होमोसाइड भी माना है। जैसे अभी हरियाणा ने इसको कल्पेबल होमोसाइड मान लिया था, ऐसे केस को हरियाणा कल्पेबल होमोसाइड मानता है। मगर 301 ये कहता है कि आपकी जो इंटेंशन है किसी को करने की वही ट्रांसफर होगी, उसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ए है, बी पे हमला करता है लाठी से, बी एक बच्चे को लेकर खड़ा हुआ है, ठीक है, तो बी तो झुक गया, ए को लग गई, मतलब बी तो झुक गया, सी को लग गई, सी मर गया। अब सी की तो डेथ हुई है, मगर ए की जो इंटेंशन थी वो अगर लाठी से एक लाठी मार रहा है तो मान लीजिए ग्रेवियस हर्ट की इंटेंशन मान लीजिए आप, ग्रेवियस हर्ट की अगर इंटेंशन तो वही ट्रांसफर होगी, उसके अलावा कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा। कहने का मतलब ये है, ये 301 कहता है। 302 में तो पनिशमेंट की, मर्डर की पनिशमेंट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 303 क्या है कि अब 303 आ गया, इस पर क्या करता है, 303 तो अब हो गया रिपील नहीं हुआ, सॉरी, ये हो गया सुप्रीम कोर्ट ने 303 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया। अभी हमारे आईपीसी में तो है मगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और इसमें केस पूछ लेता है और तो कुछ नहीं पूछता, एक पूछ लेता केस, और केस का नाम है मिथु सिंह वर्सेस पंजाब, स्टेट ऑफ पंजाब। एक ये पूछ रहा है 303 किस में रिपील हुआ था, तो 303 मीतू सिंह में रिपील हुआ था, यही आपको याद रखना है बस। 303 से एक ही क्वेश्चन बनता है, मीतू सिंह, ठीक है ना। 304 कल्पेबल साइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर की पनिशमेंट बताता है। 304 ए में आ जाओ आप, ये कह रहा है कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस। इससे कभी पीटी में तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, मगर ये कि फिर भी आपको पता तो होना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि नेग्लिजेंस से अगर आपने डेथ कर दी तो 2 साल की सजा होती है। 304 ए में है, बस इतना ही आपको याद रखना, कुछ याद नहीं। नेग्लिजेंस से आपने डेथ कर दी तो 2 साल की सजा होती है, ये याद रखना है बस, इसके अलावा कुछ भी याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। एक इसी 304 ए पे एक लैंडमार्क केस है, मैं आपको बता देता हूं, वैसे पूछता तो कभी नहीं है पर फिर भी कभी अगर बाई चांस मान ले पूछ दे। 304 ए पे एक लैंडमार्क केस है जो मेडिकल नेग्लिजेंस में पूछ सकता है, जिसमें आता है जैकब मैथ्यूज, मैं लिख देता हूं यहां पर,
जैकब मैथ्यूज वर्सेस पंजाब। ये केस है, ये लैंडमार्क केस है। इसमें इस पे अगर कभी पूछ दे किससे रिलेटेड, तो मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड केस था ये 304A में। तो ये भी आप याद रखिएगा कभी अगर पूछ देता तो। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं 304B। 304B, 304B क्या है? 304B कहता है कि अगर भैया आपने डाउरी डेथ करी है तो उसकी सजा कितनी होगी। तो दो चीजें यहां से बनती है, एक तो पूछता है कि 304B रिलेटेड किससे है, तो आपको पता होना चाहिए डाउरी डेथ से रिलेटेड है, और दूसरा इसकी सजा कितनी है। और इसकी सजा कितनी दी है इसमें? मिनिमम आपकी 7 साल है, 7 to LI लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। ठीक है, डाउरी डेथ में। एक बार अगर आपका मन करते तो वैसे पढ़ भी लेते हैं डाउरी डेथ को, कि वेयर द डेथ ऑफ अ वुमेन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न और बॉडीली इंजरी और ऑकर्स अदरवाइज देन अंडर, मतलब कि इसमें जल के हुई हो या कोई और बॉडीली इंजरी से किसी की वुमेन की डेथ हुई है, अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज। तो ये भी पूछ लेता कभी कभी कि 304 भी कब एप्लीकेबल होगा? जब शादी के 7 साल के अंदर उसकी अननेचुरल डेथ हुई है ना। And it is shown that soon before her death, she was subjected to cruelty or harassment by her husband or any relative of her husband for or in connection with any demand for dowry. Such death shall be called dowry death. तो वो उतना बता दे कि 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ अगर हो रही है तो डाउरी डेथ मानी जाएगी। और क्या होगा? और उसे क्रूरल्टी अगर उसके साथ करी गई थी, ठीक है, तो उसमें 7 साल की लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। ये आपको इसमें जो 3 चीजें जो पूछ सकता हूं यही है कि प्रोविजन कहाँ है? 304B में है। डाउरी डेथ का कितनी सजा होती है? एक कंडीशन 7 साल के अंदर होना चाहिए। ठीक है ना। एक चीज और अगर पूछ दे, मान लीजिए ज्यादा एग्जामिनर स्मार्ट बन रहा है, एक चीज और पूछ सकता है कि 304B किस अमेंडमेंट से आया था, है ना। तो ये 1986 के अमेंडमेंट से आया। मैं लिख देता हूं 1986 में इसे ऐड किया गया था अमेंड से। ठीक है, तो ये अगर पूछ देता, वैसे पूछता तो नहीं है, पर बाई चांस अगर पूछ देता है तो 1986 का अमेंडमेंट आप याद रखिएगा। ठीक है, इसका 305 और 306 देखिए। अब यहां पर क्या है कि अबेटमेंट की बात कर रहा है इसमें, कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेन पर्सन। तो इसमें किसी बच्चे को अगर आप सुसाइड करने के लिए अबेट कर रहे हो या किसी इंसेन पर्सन को सुसाइड करने के लिए अबेट कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी डेथ की पेनल्टी भी हो सकती है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि 300, अब देखिए हमने 121 में भी अभी आपने देखा था, उसमें डेथ पेनल्टी थी, 302 में भी डेथ पेनल्टी है, और अब आप कहां पढ़ रहे हो? 305 में भी डेथ पेनल्टी है। और मान लीजिए कल आपको पूछते हैं कि इसमें डेथ पेनल्टी नहीं है और उसमें 305 होगा, तो आपको ऐसा लगेगा अरे 305 तो याद नहीं आ रहा, उसमें कहां डेथ पेनल्टी होगी। तो इसे तो आप एलिमिनेट कर दोगे, हटा दोगे और कुछ और मारा होगे, और पता लगा कि इसी में थी वो डेथ पेनल्टी। समझा मेरी बात को? तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ। 305 कभी कभी याद नहीं आता कि इसमें भी डेथ है, तो आप किसी इंसेन को या किसी माइनर को आप सुसाइड के लिए अबेट करते हो तो फिर आपको डेथ तक की पनिशमेंट हो सकती है। 306 में अब इन लोगों को छोड़कर नॉर्मल आदमी को अगर आप अबेट कर रहे हो 306 में, तो क्या होगा? 10 साल तक की सजा हो सकती है। 306 में कितनी? 10 साल की सजा हो सकती है। 305 में पूरी डेथ जाएगी, 306 18 से ऊपर वालों के लिए आ जाती है, तो इसमें 10 साल तक की सजा होगी। ठीक है जी। 307 में कुछ नहीं पूछता, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर है, बस कुछ नहीं है, खत्म हो गया। 308 में वही है, अटेम्प्ट टू कल्पेबल सुसाइड है, कुछ नहीं पूछता। 309 पूछता है। ठीक है जी, 309 पूछता है। तीन सौ नौ में एक तो ये पूछ लेता है कि अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड का किस में है, तो आपको पता है 309 में। एक ये पूछ लेता है कितनी सजा होगी, 1 ईयर की होगी, ये तो कॉमन सी चीज हो गई। और इसमें एक चीज और पूछ लेता है कि इसमें केस लॉ है, इस पे एक केस लॉ है आपका
ज्ञान कौर, ज्ञान कौर, एक ज्ञान कौर का इसमें केस लो है, और इस ज्ञान कौर में बोला गया था, एक्चुअल में से अनकॉन्स्टिट्यूशनल करने की बात चल रही थी, तो ज्ञान कौर में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया है कि 309 बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल है। ठीक है जी, तो ये केस लो आप ज्ञान कौर का 309 से रिलेटेड है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर आपको जीवन देने का अधिकार नहीं है तो जीवन लेने का भी अधिकार नहीं है। ठीक है ना, तो उसके लिए 309 में जो आपको एक चीज याद रखना है, किस केस में इसको वैलिडेट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल किया गया है, और इसमें कितनी सजा की, 1 साल की सजा है। उसके बाद आता 310, 311, इसके बाद आता 310, 311 ठग। तो वैसे कभी ये तो नहीं पूछा कि ठग किस में, मगर क्या इसकी डेफिनेशन देके पूछा था कि ये किस सेक्शन में, या ये कौन होते हैं, ये ठग होते हैं, या ऐसे पूछ लेगा। और इसमें बहुत अच्छा आप देखोगे 310 में कह रहा है, whoever at any time after the passing of this act shall have been habitually associated, इस एक्ट के पास होने के बाद shall have been habitually associated with any other or others for the purpose of committing robbery। तो रॉबरी जो लोग करते हैं आप उनके साथ अगर एसोसिएशन बना के रखते हो अपना, ठीक है, या फिर और चाइल्ड स्टीलिंग, या बच्चे चुराते हैं वगैरह, इन लोगों से अगर संपर्क बना कर जो बच्चे चुराते हैं, बाय मीन्स ऑफ और अकम्पेन्ड विद मर्डर इज अ ठग। तो बाय मीन्स ऑफ क्या मतलब कि वो किसी का खून करके बच्चे चुरा लेते हैं, या खून करके रॉबरी वगैरह करते हैं, ऐसे लोगों से अगर आप एसोसिएशन अपना बनाकर रखते हो इस एक्ट के पास, तो आप ठग कहलाते हो। ठीक है, और ठग की पनिशमेंट क्या है, लाइफ, LI की। 311 में बता रहा है कि LI की पनिशमेंट है। तो आपसे अगर पूछ ले कि ठग कहां है, 310 में। ठीक है, और कौन होते हैं, जो बच्चे चुराते हैं। अब आपको 2 वर्ड जो आपको पकड़ने हैं, क्या करने हैं, एक तो रॉबरी है ना, और क्या, चाइल्ड स्टीलिंग। ये 2 वर्ड आपको पकड़ने हैं। रॉबरी और चाइल्ड स्टीलिंग जो लोग करते हैं, अगर आपका एसोसिएशन उनसे है तो फिर आप ठग कहलाते हो। ये नॉर्मल हमारे जो उसमें ठग कहते हैं ना, वो ठग दूसरे होते हैं, पैसे वैसे ठग लेते हैं, मुझे ठग कहते हैं। आईपीसी में कुछ और ही ठग है। तो ये 310, 311 हो गया। 312 से लेके और 318 तक जो वो है, ये आपका मिसकैरेज से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें अलग अलग वो दे रखा है कि आप कब मतलब विद कंसेंट कर दिया, विदाउट कंसेंट कर दिया, आप कर रहे थे मिसकैरेज हो गया, माँ की डेथ कर रहे थे, माँ की डेथ हो गया, बच्चे का मिसकैरेज। तो इन सब सर्कमस्टेंसेस में, इन परिस्थितियों में किस सेक्शन में कितना बनता है पनिशमेंट, ये 312 से लेकर 318 तक दिया हुआ है। तो ये वैसे नॉर्मली ज्यादा पूछता तो नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, पर कभी कभी जैसे कुछ सेक्शंस हैं, हमें ध्यान रखना जरूरी है इसको। मेरा ओवरऑल ये मानना है कि वैसे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन बन जाता तो हमें उस टाइम क्या होता, क्योंकि हम ध्यान ज्यादा रख नहीं रहे थे, तो हम कंफ्यूज होकर सेक्शन भूल जाते हैं। और सेक्शन याद करने का तरीका एक ही है। क्या सेक्शन याद करने का तरीका है, वो जहां तक पढ़ो उसके बाद दोबारा उसको एक बार याद जरूर करो। समझ रहे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए एक बार इसे भी देख लेते हैं, 312 से 318 तक क्या कह रहा है। तो 312 कह रहा है कॉजिंग मिसकैरेज, ये मिसकैरेज की बात कर रहा है। कह रहा है whoever voluntarily cause a woman with child to miscarry shall, if such miscarriage be not caused in good faith for the purpose of saving the life of woman। तो मतलब ये कह रहा है कि कोई भी अगर मिसकैरेज करता है, गर्भपात करता है, और वो इस गुड फेथ में नहीं करता कि उस महिला की जान बचानी है, तो क्या होगा, तो उसे 3 साल की सजा होगी। 312 में पहले सिंपल मिसकैरेज की जिसकी आप बात करें 3 साल की सजा होगी। ठीक है, और नीचे एक लाइन में उसी के नीचे कह रहा है कि इफ अ वुमेन इज क्विक विद चाइल्ड। क्विक विद चाइल्ड का मतलब होता है लगभग आप आफ्टर 3 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, जब बच्चा मतलब के अपना शेप पूरी ले लेता है, मूवमेंट शुरू कर देता है, तो वो क्विक विद चाइल्ड बोलते हैं उसे।
तो लगभग 3 मंथ के बाद वो स्थिति बनती है। उसके बाद आपने अगर मिसकैरेज किया तो वो सजा आपकी बढ़ के जो 3 साल की थी वो हो जाएगी 7 ईयर। ठीक है, ये सिंपल मिसकैरेज की बात कर रहा है 312। 313 कह रहा है, अब इसके बाद देखो 313 अगर आप देखोगे तो ये कह रहा है आपने मदर की विदाउट कंसेंट ही मिसकैरेज कर दिया, मां चाहती नहीं थी तो आपने विदाउट कंसेंट कर दिया। तो कह रहा है कि जो ऊपर जो ऑफेंस दिया वो विदाउट कंसेंट अगर किया है आपने, तो चाहे मदर उसकी जो वुमेन है वो क्विक विद चाइल्ड हो चाहे ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको 10 साल से LI तक की हो सकती है। ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ठीक है ना, 313 ये कह रहे हैं। 312 में था कि आप उसकी मर्जी से मिसकैरेज कर रहे हो, तो अगर मान लीजिए नॉर्मल है तो 3 साल और क्विक विद चाइल्ड है तो 7 साल। 313 कह रहा है कि आप उसकी बिना मर्जी कर रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्विक विद चाइल्ड थी कि नहीं थी, आपको 10 साल हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सजा हो सकती है। 314 कह रहा है इसका कि एक बार से पढ़ते थे वो 314 क्या कह रहा है, हु एवर विद इंटेंट टू कॉज द मिसकैरेज ऑफ अ वुमेन विद चाइल्ड। तो 314 कह रहा है कि इंटेंशन क्या थी, मिसकैरेज करने की, है ना। डज एनी एक्ट विच कॉज द डेथ ऑफ सच वुमेन। अब उसने क्या है कि चाहता तो था बच्चे का मिसकैरेज, मगर कोई ऐसा एक्ट कर दिया जिससे कि डेथ हो गई मदर की। ठीक है, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि 10 साल की सजा हो जाएगी। अब यहां से देखो मैं आपको बताऊं 299 से एक बार जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पनिशमेंट पे भी ध्यान देना है। कई बार क्या करता है एग्जामिनर, पनिशमेंट ही पूछ लेता है, और ये थोड़ा सा बड़ा ही आईपीसी में खासकर बड़ा मोनोटोनस काम है कि आप सबकी पनिशमेंट याद रखो। मगर क्या होता है कि एक ओवर मतलब हम एक मोटा मोटा अंदाजा लेके चलते हैं कि भैया इस टाइप के ऑफेंस में ये सजा दे रहा है, इस टाइप के ऑफेंस में ये सजा दे रहा है, तो थोड़ा अंदाजा बना रहता है। 100% याद करना बिल्कुल एग्जैक्ट सबकी पनिशमेंट तो नामुमकिन है किसी भी के लिए भी इस दुनिया में। मगर ये है कि हाँ, हम मोटा मोटा थोड़ा थोड़ा ध्यान रख के चलते हैं, तो जब 1-2 बार 2-3 बार हम रिवाइज भी कर लेते हैं ना, तो माइंड में कहीं हमारे बैक ऑफ माइंड वो रहता है कि अच्छा उस वाले में ना मतलब ये सजा है, तो वो फिर हमारे एग्जाम में काम आ जाती है। तो ऐसे 314 कह रहा है, तो 314 क्या कह रहा है, 312 में हम सिंपल मिसकैरेज कर रहे थे, 313 में हम विदाउट कंसेंट मिसकैरेज कर रहे थे, 314 में मिसकैरेज करना चाह रहे थे, कर दी हमने वुमेन की डेथ, है ना। और अगर ये कह रहा है इसी के दूसरे पैराग्राफ में, अगर कह रहा है 314 में कि ये काम विदाउट कंसेंट किया जा रहा था, वही 313 की तरह फिर कह रहा है कि अच्छा वो जो मिसकैरेज आप करने जा रहे थे वो विदाउट कंसेंट अगर आप कर रहे थे तो आप जाओगे भैया LI के लिए, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए आप जाओगे। फिर तो कंसेंट से जब करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें अगर माँ की गलती से डेथ हो गई तो 10 साल के लिए जाओगे, मगर अगर विदाउट कंसेंट कर रहे थे तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए जाओगे। ये 314 कहता है। 315 क्या कहता है, 315 कहता है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि बच्चा जिंदा पैदा ही ना हो। ठीक है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, पेट में ही उसे मारने का इंतजाम कर रहे हो कि जब पैदा हो तो ये जिंदा पैदा ना हो, कोई दवाई ऐसी दे रहे हो, कुछ कर रहे हो ऐसा। तो एक बार से पढ़ लेते हैं। 315 कह रहा है, whoever before the birth of any child does any act with the intention of thereby preventing that child from being born alive। तो कुछ ऐसा कर रहा है, इस इंटेंशन से कर रहा है कि बच्चा जिंदा पैदा ना हो ना पाए, रोकने के लिए, और कॉजिंग इट टू बी डाई आफ्टर इट्स बर्थ, या फिर पैदा होते ही मर जाए, एंड डज बाय सच एक्ट प्रिवेंट दैट चाइल्ड फ्रॉम बीइंग बोर्न अलाइव। तो क्या कर रहा है, और उसके द्वारा प्रिवेंट करता है बच्चे को पैदा होने से, या वो पैदा होते मर जाता है, और वो अगर गुड फेथ में नहीं किया गया मां की जान बचाने के लिए, तो फिर क्या होगा, 10 साल तक की सजा आपको 315 में होगी। 10 साल की आपको सजा हो जाएगी 315 में। तो 314 में क्या कर रहे थे आप, 314 में आप कर रहे थे मारना, बच्चे को चाहते थे, मां मर जा रही थी। 315 में आप चाहते हो बच्चा पैदा ही ना हो, उसे दवाई ववाई खिला दें, कुछ करना, पैदा हो तो पैदा होते ही मर जाए, 10 साल की सजा। और देखो आप 316 अगर देखोगे तो आप क्या कर रहे हो, मां को मारना चाह रहे हो, बच्चा मर जाएगा। देखना आप 316 देखते हो, whoever does any act under such circumstances that if he thereby causing death he would be guilty of culpable homicide।
तो उस सर्कमस्टांसिस में कोई एक्ट कर रहा है कि अगर डेथ हो जाती तो कल्पेबल होमिसाइड का ऑफेंस बन जाता। एंड डज बाय सच एक्ट कॉज द डेथ ऑफ अ क्विक अनबॉर्न चाइल्ड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर। तो ओवरऑल ये कह रहा है कि ये जो इसने एक्ट किया था वो ऐसा था कि वो कल्पेबल होमिसाइड होता अगर उसमें डेथ हो जाती तो, मगर उसमें मां की तो डेथ नहीं हुई, क्विक अनबॉर्न चाइल्ड की डेथ हो गई। सपोज करो आपने क्या करा, चाकू से हमला किया किसी लेडीज पे, प्रेग्नेंट लेडीज पे। अब क्या हुआ कि वैसे अगर वो लेडीज मर जाती तो कल्पेबल होमिसाइड बन जाता, मगर वो लेडीज बच गई, मगर क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी वो बच्चे की डेथ हो गई। तो ये 316 उस स्थिति की बात कर रहा है। इसमें आप मां को मारना चाहते हो, मर बच्चा जा रहा है, तो फिर आपको 10 साल की सजा है। और 316 के साथ 314 याद करो, अगर 314 में क्या कर रहे थे आप बच्चे को मारना चाह रहे थे और मां मर जा रही थी, है ना, उसमें भी 10 साल की सजा थी। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो। वैसे पूछता यहां से नहीं है, मगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए किसमें क्या था। 312 में क्या था, 313 में क्या विदाउट कंसेंट कर रहा है, 312 में सिंपल मिसकैरेज करने जा रहे तो क्या हुआ। और एक यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है 317 से, 317 318 से बल्कि क्वेश्चन बनने के चांस ज्यादा है एज कंपेयर टू जो हमने पहले पढ़ लिए। तो 317 क्या कह रहा है, इसकी अगर मार्जिनल हेडिंग आप देखोगे ना वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा। कह रहा है एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स बाय पेरेंट्स और पर्सन हैविंग केयर ऑफ इट। तो ये कह रहा है कि 12 साल से बच्चे को अगर आपने अबेंडन कर दिया, ये एक्सपोजर मतलब कि जो छोड़ दिया, तो क्या होगा, कितनी सजा होगी, वो इसी में दिया हुआ देखते हैं। हुअर बीइंग द फादर और मदर ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 12 ईयर, तो 12 साल के बच्चे कोई भी अगर मतलब माँ बाप है या जो उसकी देख रेख कर रहा है, केयर कर रहा है, shall expose or leave such child in any place with the intention of wholly abandoning such child। तो अगर उसकी इंटेंशन ये होगी कि इस बच्चे को हम तो भैया ऐसे कई बार होता है कि बच्चे को छोड़ के कहीं मेले में छोड़ के चले गए, कभी किसी ऑर्फन होम के बाहर रख के चले गए, कुछ ऐसा मतलब अबेंडन करने के आप उससे जाते हो, तो आपको क्या होगा, 7 ईयर की जेल हो जाएगी। ये 317 कहता है। और 318 कहता है कि बच्चा पैदा हुआ और आप उसे दफनाने चले गए सीक्रेसी में, तो आपको 2 साल की सजा हो जाएगी। देखते हैं 318। हुएवर बाय सीक्रेटली बरिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ द डेड बॉडी ऑफ अ चाइल्ड वेदर सच चाइल्ड डाई बिफोर और आफ्टर और ड्यूरिंग इट्स बर्थ intentionally conceals or endeavors to conceal the birth of such child shall be punished with imprisonment for either description of 2 years। तो मतलब यह है कि बच्चा मान लीजिए पेट में खत्म हो गया, बच्चा पैदा होकर खत्म हो गया, इस दौरान में खत्म हो गया पैदा होने के में, और फिर उसके बाद ले जाके सीधे अगर बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप ले जाके उसे सीक्रेसी में बरी कर रहे हो तो 2 साल की सजा हो सकती है। तो 312 से 318 जो है 6 सेक्शन, ये मिसकैरेज वगैरह से रिलेटेड है, बच्चों से रिलेटेड है। तो एक बार एक छोटा सा ऐसे ही एक बार लो, 312 में क्या था, एक सिंपल मिसकैरेज था, 3 साल की सजा थी, 7 साल की सजा थी। 313 में क्या था, 313 में था विदाउट कंसेंट आप कर रहे थे। 314 में क्या था कि आप जा रहे थे बच्चे को मारने, मर गई माँ। 315 में क्या था कि आप चाहते नहीं थे बच्चा पैदा हो, प्रिवेंट कर रहे थे उसे रोकने से जिंदा। 316 में क्या था कि आप चाह रहे थे माँ मरे, मर गया था बच्चा। 317 में था आप अबेंडन कर रहे थे, और 318 में क्या है कि आप सीक्रेटली उसे बरी करने जा रहे थे बच्चे को, तो उसके लिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पनिशमेंट दी हुई है। तो आपका जब भी एग्जाम में मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आता तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। आपको जैसे मान लो 316 से पूछ दिया, आप 312 से याद करना स्टार्ट करोगे ना कहानी की तरह, आपने इस तरीके से याद किया है तो आपको ऐसे याद आएगा, अच्छा 12 में था, 13 में था, 14 में था, 15 में था, 16 में, अच्छा माँ को मार रहे थे, बच्चा मर गया था, तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है ना, 10 साल की सजा हो जाएगी। इस तरीके से आप हमेशा याद करने की कोशिश करो। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हर्ट पे। अब हर्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं, हर्ट से देखो, एक तो सिंपल क्वेश्चन जो मैं हमेशा बोलता हूं बनता है कि हर्ट किस में डिफाइन है, ग्रेविस हर्ट किस में डिफाइन है। 319 में हर्ट है, 320 में ग्रेविस हर्ट है। अब देखो जो हर्ट की डेफिनेशन जो दे रहा है इसे पढ़ना जरूरी है। हर्ट की डेफिनेशन दे रहा है कि हुएवर कॉज बॉडीली पेन, तो एक तो इसमें पेन को ले रहा है, एक किसको ले रहा है, डिजीज को ले रहा है, और किसको ले रहा है, इन्फॉर्मिटी को ले रहा है।
तीन चीजों को ले रहा है, ठीक है ना। हर्ट का मीन्स ये कह रहा है कि कोई भी अगर किसी को पेन देता है, बीमारी देता है या इन्फॉर्मिटी, ये तीन चीज करता है तो वो हर्ट है। ये एक सिंपल हर्ट की बात हो रही है। और 320 में इसने बता दिया कि हर्ट के तो एक तो आपने हर्ट की डेफिनेशन में 3 वर्ड हमेशा याद रखने हैं। इस डेफिनेशन को पूछ लेता कि क्या है। और एक क्वेश्चन 320 से बनाता है कितने टाइप की हर्ट ग्रेवियस हर्ट में होती है, जिसमें है 8 टाइप। एक तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि 320 में ग्रेवियस हर्ट के लिए कितने टाइप दिए हुए हैं, तो 8 टाइप्स दिए हुए हैं। दूसरा 320 में क्वेश्चन बहुत फेमस है जो बनाता है इसका, जो 8th है, 20 दिन का 20 डेज का सीवियर पेन। 20 डेज का सीवियर पेन ग्रेवियस हर्ट में आता है। 8th में जो दिया हुआ है, ये कई बार ऐसे पूछ लेता है कि अच्छा ये है तो ये क्या है। 20 दिन तक वो अपने काम नहीं कर पा रहा है, उसे दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, बिस्तर पड़ा हुआ है, तो वो क्या होगा, ग्रेवियस हर्ट में आएगा। बाकी तो इसके और भी 8वां ही एक बार पढ़ने हैं। जैसे मान लीजिए ये आता है इमेस्क्यूलेशन आता है, परमानेंट आपने आंख की एक आंख की आंख ही फोड़ दी उसकी, या कान ही उसका बहरा कर दिया उसको, या उसकी कोई हड्डी तोड़ दिया आपने, या एक ये वाला 7th इंपॉर्टेंट है कि बोन और टूथ को आपने डिसलोकेट कर दिया, मतलब किसी अगर आपने दांत भी तोड़ दिया तो वो ग्रेवियस हर्ट में फॉलो हो जाएगा, तो वो ग्रेवियस हर्ट में फॉलो हो जाएगा, ठीक है ना। तो 320 से जो क्वेश्चन बनाता है, एक तो कितने टाइप की ग्रेवियस हर्ट है, तो एक टाइप की है, कहां पर है, 320 में डिफाइन करी गई है, हर्ट 319 में डिफाइन करी गई है। और 20 दिन का जो सीवियर पेन है, एक ये वाला और एक टूथ वाला, कि अगर किसी का आपने टूथ भी तोड़ दिया तो ग्रेवियस हर्ट में आता है। ये जरूर याद रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है, हर्ट ग्रेवियस हर्ट से। इसके बाद 321 और जो 322 है आपका वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट। वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट से कभी पूछता नहीं है ये, ना तो ये पूछेगा कि सेक्शन वगैरह में दिया, ये नहीं पूछता। इसकी पनिशमेंट पे चला जाता है वो, जो आपका 323 325 में है, यहां पे चला जाता है कि हर्ट की पनिशमेंट कितनी है और ग्रेवियस हर्ट की पनिशमेंट कितनी है, ठीक है। तो हर्ट जो 319 में जो दिया है और उसका जो वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट जो 321 में दिया है, उसकी पनिशमेंट जो इन्होंने दी है वो दी है 1 ईयर। मगर इसमें एक अगर आप 323 पढ़ोगे तो पहली लाइन में कह रहा है whoever except in the case provided for by section 334, तो 334 का एक्सेप्शन बता रहा है। तो मतलब यह है कि मुझे जब भी पढ़ना है 323 को तो सब्जेक्ट टू 334 पढ़ना है, तो एक बार पहले 334 यही पढ़ लो, आप इसके साथ ही पढ़ लो 334 क्या कह रहा है। 334 की अगर आप मार्जिनल हेडिंग देखोगे जाकर, तो वहां पर लिखा है वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन। वो कह रहा है कि वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट ऑन प्रोवोकेशन, तो प्रोवोकेशन के अलावा अगर आपने नॉर्मल हर्ट दिया है तो 1 साल की सजा है, और अगर आपने प्रोवोकेशन पे अगर आपने हर्ट दिया है तो 334 में कितनी सजा दे रखी है इन्होंने, तो 1 मंथ की सजा दे रखी है, 1 मंथ। 1 साल से ये 334 में चली जाएगी। 323 में 1 साल है, मगर प्रोवोकेशन पे तो ऐसे 325 में दी है कि ये 325 है, 325 में सजा दी है वो 7 साल की दी है। वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट में 7 ईयर की पनिशमेंट है। मगर अगर आप इसका 335 में जाओगे तो 4 ईयर दी है, 4 ईयर दिया 335 में। मतलब कि प्रोवोकेशन पे अगर आपने वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट कर दिया तो आपको 4 ईयर हो जाएगी, है ना। ये यहां पे आपने जो पूछता है यहां से पूछ लेता है। एक चीज और जो ये पूछता है यहां से, जैसे हमने 319 पढ़ लिया, हर्ट है, हर्ट में क्या था, पेन था, डिजीज था, इन्फॉर्मिटी था। 320 पढ़ लिया, 8 तरीके की ग्रेवियस हर्ट है, उसमें हमने 20 दिन का पेन भी देख लिया हमने, टूथ वाला सीन भी देख लिया, वो भी देख लिया हमने। उसका 321 322 तो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट है, वॉलेंट्री कॉजिंग ग्रेवियस हर्ट है 322 में। 323 325 हमने देख लिया, पनिशमेंट की बात करता है, 1 साल और 7 साल की बात कर रहा है। फिर हमने देखा इसका एक्सेप्शन भी 334 35 में दे रखा है, तो एक्सेप्शन में 1 ईयर 1 मंथ और 4 ईयर की बात कर रहा है। कभी पूछता नहीं, और बाई चांस पूछ ले किसके ऐसे भी पूछ सकता है वो कि 325 जो है ये किसके, इसका वो क्या है,
एक्सेप्शन तो नहीं कहूंगा, सब्जेक्ट टू किसके सब्जेक्ट टू में, तो भाई 335 के, 325 से 10 आगे बढ़ जाओ, ठीक है ना। एक तो ये चीजें पूछ लेता है। इसके बाद 324, 326, कभी कभी यहां से सिर्फ इतना पूछता है, जो मेन चीज उसका मकसद जो पूछने का होता है वो बोलेगा कि मान लीजिए, अब देखो इसकी अगर आप 324 की हेडिंग पढ़ोगे, मार्जिनल हेडिंग, उस पर वॉलंटरी काउजिंग हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मींस, यही चीज वो पूछता है कि कभी कभी अगर डेंजरस वेपन से आपने हर्ट किया, जो 319 में जो डिफाइन और 321 में जो है और 323 में जिसकी सजा है, अगर आपने वो हर्ट अपने डेंजरस वेपन से किया है ना, और इसमें देखो जो डेंजरस वेपन में कौन से वर्ड यूज कर रहा है, कह रहा है एनी इंस्ट्रूमेंट फॉर शूटिंग, स्टैबिंग और कटिंग, जैसे आपने चाकू वगैरह यूज कर लिया, कोई हीटिंग सब्सटेंस यूज कर लिया फायर के लिए, पॉइजन वगैरह यूज कर लिया, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस यूज कर लिया, है ना, किसी एनिमल के थ्रू कर लिया, ये सब चीज अगर आपने कोई डेंजरस वेपन या मीन्स आपने यूज किया, तो वही हर्ट जो 1 साल की सजा थी अभी आपकी 323 में, वही चली जाएगी आपकी बढ़कर 3 ईयर, समझ रहे हो। और वही जैसे कि अब ये तो होगी हर्ट, ऐसे ग्रेवियस हर्ट 326 में जो है बिल्कुल सेम है, 326 में सेम है, और वो 326 में वो बढ़ के कितनी चली जाएगी, वो चली जाएगी जो 7 साल की थी वो चली जाएगी 10 ईयर में, ठीक है। और 10 ईयर और लाइफ इंप्रिजमेंट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमने जैसे हर्ट अभी पढ़ रहे हैं हम, तो मान लो 319 में हर्ट को डिफाइन कर लिया हमने, 320 में 8 तरीके की ग्रेवियस हर्ट भी हमने देख ली, 321 322 में वॉलेंट्री हर्ट और वॉलेंट्री काउजिंग ग्रेवियस हर्ट आ गया, 323 325 में इन दोनों की पनिशमेंट आ जाती है 1 साल 7 साल, इसका जो एक्सेप्शन है प्रोवोकेशन वाला 334 35 में आ जाता है, 324 326 हमने देख लिया कि आपने डेडली वेपन अगर यूज किया है तो सजा आपकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इसके बाद 2013 के अमेंडमेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2013 के अमेंडमेंट से 326A 326B जोड़ा था। ये जो एसिड वगैरह के जो आजकल केस आते रहते हैं, उनको कर्व करने के लिए स्पेशल प्रोविजन अमेंडमेंट से जोड़ा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो पूछता है, 2 चीजें पूछता है, देखो, एक तो ये पूछता है कि किस में क्या है, तो ए में तो पता क्या है, ए में थ्रो करके आप क्या कर रहे हो, ग्रेवियस हर्ट कर दे रहे हो, और बी में अटेम्प्ट। ज्यादातर आपसे 326 बी पूछता है कि अटेम्प्ट किस में है ना। अब देखो 326 ए एक बार देखते हैं, वॉलंटरी काउजिंग ग्रेवियस हर्ट बाय यूज ऑफ एसिड, तो कह रहा है हुएवर कॉज परमानेंट और पार्शियल डैमेज और डिफॉर्मिटी टू और बर्न्स और मेम्स और डिसफिगर और डिसेबल्ड any part of the body of a person cause grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person। तब इतना सब कुछ पढ़ने की जगह जो हमें पीटी पर्पज से याद रखना है, 2 ही वर्ड याद रखना है। 326A में पढ़ रहे हैं हम थ्रो, एसिड भी देख लो आप, चलो एसिड को थ्रो कर रहा है, और यहां पे 326B में उसी को करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, ठीक है जी। इससे वो कुछ नहीं पूछता, यही पूछता हमेशा कि किसमें क्या है। और 2013 के अमेंडमेंट की अगर हम बात कर ही रहे हैं, तो अगर आपको एक ये भी याद रखना चाहिए, वैसे अब तो पुराना अमेंडमेंट हो गया, नया अमेंडमेंट आ गया 2018 का, मगर इसकी इन्फोर्समेंट डेट क्या थी वो हमेशा याद रखिएगा, 3/2/2013, 3 फरवरी 2013 इसकी अमेंडमेंट की इन्फोर्समेंट डेट थी, जब से लागू हुआ था। वैसे तो मुश्किल है पूछना, पुराना हो गया बहुत, मगर यू नेवर नो कब पूछ दे, तो उसके लिए आप तैयार रहिए। 326A की अगर आप पनिशमेंट देख लो, तो इसकी पनिशमेंट की बात करता है कि 10 साल से कम नहीं होगी और इंप्रिजमेंट तक जाएगी, मतलब मिनिमम 10 ईयर है जो जा रही है LI तक, ठीक है ना। और 326B में जो वॉलेंट्री थ्रोइंग और अटेम्प्ट टू थ्रो कर रहा है, 326 में क्या है, 5 साल से कम नहीं होगी और 7 साल तक जाएगी। इसमें वैसे ये भी नहीं पूछता, खैर आपकी पनिशमेंट भी नहीं पूछता, ज्यादातर पूछता जो है वो ये पूछता है
कि किसमें क्या दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, हमें तो पता है, हमें तो दो ही बड़े याद करने हैं। 26 में थ्रो करके वो कर दे रहा है, और उसका अटेम्प्ट जो कर रहा है वो कर रहा है किसमें, आपका 26B में, 326B में। एक इसके बाद अगर हम नीचे की तरफ चले इसके बाद, तो इसका एक सेक्शन है 328। कभी कभी क्या करता है, ये भी सब है तो रिलेटेड उसी से, हर्ट वगैरह से ही, मगर कभी कभी इनके मार्जिनल हेडिंग से क्वेश्चन बनाता है, ये पूछता क्या चीज किसमें है। जैसे 328 है, 328 कह रहा है कॉजिंग हर्ट, है कह रहा है कॉजिंग हर्ट बाय पॉइजन। तो आप पॉइजन दे रहे हो, ठीक है। तो ये कहां है कि 328 में, सिर्फ इतना ही पूछेगा तो आपसे सिर्फ इतना ही पूछेगा ये कि ये चीज किसमें दी है। जैसे 330 है, ये कई बार पूछ लेता है कि कन्फेशन को एक्सटॉर्ट करने के लिए जो पुलिस वाले आपको थाने में ले जाके बोलते हैं ना 3rd डिग्री देंगे, तो वो 3rd डिग्री नहीं दे सकते, दे तो नहीं सकते, और उन्हें अगर देते हैं तो करेंगे क्या। तो उसके लिए 330 बनाया है कि आपने क्या किया, वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट टू एक्सटॉर्ट कन्फेशन और टू कंपेल रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी, ये उनके लिए 330 इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेता है कि आपको कन्फेशन एक्सटॉर्ट वगैरह करने के लिए अगर आपको कोई हर्ट दे रहा है तो वो प्रोविजन कहाँ है, 330 में। इसका एग्जाम्पल देखो आप, इसका एग्जाम्पल भी देखो अगर आप, ये पूछ लेता कभी कभी एग्जाम्पल से कि अ पुलिस ऑफिसर टॉर्चर जेड इन ऑर्डर टू इंड्यूस जेड टू कन्फेस दैट ही कमिटेड अ क्राइम। तो पुलिस वालों से टॉर्चर करा कि मान लो कि ये आपने क्राइम आपने किया है, तो ये एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है। और इसी का देखो आप डी देखोगे ना, अ जमींदार टॉर्चर रैयत इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू पे हिम रेंट, तो ये भी इसमें आता 330 में, ठीक है ना। तो ये आप जरूर इस पर 330 को याद रखिएगा, 328 भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे ही इसका 330 में हट कर रहा था, 331 में ग्रेवियस हट कर दे रहा है, इतना ही तो फर्क है। वही कन्फेशन वगैरह को एक्सटॉर्ट करने के लिए, और तो इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद हमारा था रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट 339 340। अब देखो इसमें क्या करता है वो, हमेशा आपसे ना वैसे नॉर्मली अगर बाई चांस ये भी पूछ दे किस सेक्शन में, तो वो तो आपको याद रखना ही है। 339 340 में क्या है, 339 में रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, 340 में रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। इनमें बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन मतलब होता है कि आप किसी की एक डायरेक्शन बंद करते हो, आप उसे रिस्ट्रेन करते हो कि आप यहां से नहीं जा सकते, और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में आप उसे कन्फाइन करते हो, मतलब कि आप वो कहीं नहीं जा सकता, विद इन अ पैरामीटर आपने उसे कन्फाइन कर दिया तो वो कहीं नहीं जा सकता। यही एक बेसिक डिफरेंस है रिस्ट्रेन में और कन्फाइन में। अब एक बार 339 देख लेते हैं कि रॉन्गफुल रिस्ट्रेन क्या है। कह रहा है हुएवर वॉलंटरी ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन so as to prevent that person from proceeding in any direction in which that person has a right to proceed। तो किसी एक डायरेक्शन में उसे उसने रोक दिया प्रोसीड करने से जहां के उस व्यक्ति को राइट है, तो रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है। सपोज करो मैं हूं, एक ए है, एक पब्लिक रोड है, उसे मान लीजिए कि उसको मान लीजिए आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना है, एक्स नामक व्यक्ति है, यहाँ पब्लिक वे, यहां से उसे जाने का हक है, तो वो जाता रहता है। अब आप मान लीजिए बी उसको बोलता है, सॉरी मान लीजिए वाई उसे बोलता है नहीं जी आप नहीं जा सकते यहां से, तो ये समझ लीजिए कि वो उसको रिस्ट्रेन कर रहा है। अब मान लीजिए इस रोड को छोड़ के कोई और कोई दूसरा रोड यूज कर ले पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए, ये वाला रोड से चला जाए है या ये वाले रोड से चला जाए, उसको तो नहीं वो रोक रहा है, वाई सिर्फ इस वाले रोड पर रोक रहा है उसको, ये रिस्ट्रेन है। और यही अगर मान लीजिए एक्स को किसी कमरे में बंद कर दे, तो ये कन्फाइनमेंट है, क्योंकि अब तो वो कहीं नहीं जा पाएगा ना। ये इन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। और ये जब भी पूछेगा आपसे क्वेश्चन में डेफिनेशन से ही क्वेश्चन पूछता है ज्यादातर,
तो आपको डेफिनेशन माइंड में अगर क्लियर है कि रिस्ट्रेन में और कन्फाइंड में डिफरेंस क्या है, तो आपको कभी कंफ्यूजन होगी नहीं, आप आराम से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। तो ये तो एक डायरेक्शन में जाने से रोकने की बात कर रहा था। देखो 40 में क्या कह रहा है, whoever wrongfully restrain any person in such a manner, इस तरीके से as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, मतलब एक निश्चित कोई मतलब जो लिमिट है, जो मतलब सीमा है, उससे बाहर जाने से जो रोक रहा है, तो इसे माना जाएगा कि उसने उसे कन्फाइन कर लिया है। इसका एग्जांपल आप देख लो, यहां पर दे रखा है कि ए कॉज जेड टू गो विद इन अ वॉल्ड स्पेस एंड लॉक्स जेड इन, जेड इज दस प्रिवेंटेड, वही है कि कमरे में बंद कर दिया, कन्फाइन कर लिया। एक ये जो इसका एग्जांपल बी है, ये कई बार पूछ लेता है, कह रहा है ए प्लेसेस मैन विद फायर आर्म्स एट द आउटलेट ऑफ अ बिल्डिंग एंड टेल्स जेड दैट दे विल फायर एट जेड इफ जेड अटेम्प्ट टू लीव द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग, पूरी बिल्डिंग में ए है, मगर क्या करा है कि वहां पर बाहर गार्ड खड़े कर दिए बंदूक लेके, जैसे ही बाहर अगर निकले कोई को गोली मार देना। तो ये तो इसमें लॉक हो गया ना, एक लिमिटेड है ना ये जगह, ये तो फिर ये भी कन्फाइनमेंट में आएगा। ये कभी कभी एग्जांपल पूछ देता है, ठीक है ना। अब इसका जैसे पनिशमेंट दे रखा है आपको 341 में 1 महीने का, 342 में कन्फाइनमेंट का दे दिया 1 साल का। ये सब नहीं पूछता इतना, जो पूछता है मैंने आपको बता दिया है। एक 345 इसमें इंपॉर्टेंट है, और वैसे पूछता तो नहीं है और मुझे लगता बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि ये कह रहा है कि किसी की अगर मानिए लिबरेशन रेट, इसका अगर मानिए हेडिंग आप पढ़ो कि रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट ऑफ पर्सन फॉर हुज लिबरेशन रेट हैज बीन इशूड, उससे आप कर रहे हो, तो उसमें 2 साल ऐड कर रहे थे। लिबरेशन मतलब मान लीजिए हिबियस कॉर्पस की किसी ने रिट डाली, उसमें ऑर्डर हो गया कि इसे छोड़ दिया, तब भी आपने उसे कन्फाइन कर रखा है, तो जो आपका नॉर्मल जो आपको बनता था वो तो बनेगा ही, उसमें 2 साल ऐड और पनिशमेंट हो जाएगी। बस यही बात कह रहा है जो 345 हो जाए। तो ये मान लीजिए कि रिट से थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए मुझे लगता है 345 को भी पूछ सकता है, वैसे पूछा तो नहीं है अभी तक, ठीक है जी। इसके बाद एक काम करते हैं, आज हमने पढ़ लिया 345 तक। आज की क्लास को यही एंड करते हैं। कल जितना पढ़ लिया है हमने 299 से यहां तक रिवाइज करके, और फिर कल इसके बाद आगे बढ़ते हैं।